ऐसी कौन सी कॉमन मिस्टेक्स है जो हर स्टूडेंट अपनी लाइफ में बार बार करता है और उसकी वजह से वो अपने करियर से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। करियर की बात करते हैं तो 10th क्लास में करियर की पहली पहली जर्नी स्टार्ट होती है। ऑलमोस्ट लोग उस टाइम पे करियर चूज करते ही नहीं, वो चूज करते हैं सब्जेक्ट। वो क्या सोचते हैं, मुझे कौन सा कोर्स करना है, मुझे कौन से कॉलेज में जाना है, ये सवाल बनता ही नहीं। पहले सवाल ये बनता है, मुझे बनना क्या है। कि एक पीस ऑफ पेपर ये डिसाइड कर सकता है मेरा कैलिबर क्या है। आपने डिसाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ योर मार्क्स एंड दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम। मार्क्स के बेसिस पे आपको अपना करियर चूज नहीं ही करना है। मार्क्स इज समथिंग बट मार्क्स इज नॉट एवरीथिंग। पेरेंट्स लोग जो रहते हैं वो अपने बच्चे को फोर्स करके एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट चूज करवा देते हैं। समस्या यह है कि इंडिया में गाड़ी चलाने के लिए लाइसेंस लगता है, आपको कोडिंग करना है, इंजीनियरिंग की डिग्री लगती है, लेकिन पेरेंटिंग एक ऐसी चीज है जो बिना लाइसेंस के कर सकते हो। इंडिया का भला हो जाएगा अगर जिस दिन यहाँ से गवर्नमेंट जॉब बंद हो गई। ऑलमोस्ट सेक्टर प्राइवेट्स में आ चुके हैं और प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर ज्यादा ग्रोथ है अगर आप काम करने के लिए रेडी हो तो। आपने कभी किसी गवर्नमेंट ऑफिसर को मर्सिडीज लाते हुए देखा क्या? लाइफ स्टाइल तो चाहिए हमारे को अंबानी वाली, जॉब हमें करनी सरकारी वाली। आज हमारे साथ एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिन्होंने पिछले 10 साल में 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स की लाइफ चेंज की है। और यही नहीं, ये आईडीसी से सर्टिफाइड करियर काउंसलर, वैगल माइंड्स के सीईओ, एनएलपी एक्सपर्ट और करियर सूत्रा बुक के ऑथर है। और इनकी सबसे बड़ी खासियत है करियर काउंसलिंग को साइकोलॉजी और इंडस्ट्री इंसाइट्स के साथ जोड़ना। इनकी गाइडेंस ने हजारों छात्रों को अपनी स्ट्रेंथ पहचानने और सही करियर चूज करने में बहुत मदद की है। तो चलिए स्वागत करते हैं हम मिस्टर विनय खंडेलवाल का। सो विनय सर, पिछले 13 सालों में आपने 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को गाइड किया है। ऐसी कौन सी कॉमन मिस्टेक्स है जो हर स्टूडेंट अपनी लाइफ में बार बार करता है और उसकी वजह से वो अपने करियर से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है? ये शुभम सर, ये आपका क्वेश्चन सबसे सही है। एक्चुअली प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूँ, बार बार गलती नहीं, जब उसने करियर स्टार्ट की बात आई थी ना, तब पहले स्टेप में उसने गलती करी थी। मैं आपको, आप रिलेट कर पाओगे, आप अपनी सराउंडिंग में ऑलमोस्ट लोगों को देखोगे। अब मुझे मुझे एक बात बताइए, जब आप करियर की बात करते हैं तो 10th क्लास में करियर की पहली पहली जर्नी स्टार्ट होती है। ऑलमोस्ट लोग उस टाइम पे करियर चूज करते ही नहीं, वो चूज करते हैं सब्जेक्ट। चलो मुझे आप एक एग्जांपल से समझाता हूं, एक एग्जांपल से पूछता हूं। आप अगर मान लेते हैं आप पूरा अपना आउटफिट खरीदने गए हैं, अपनी ड्रेस खरीदने गए, पहले क्या खरीदेंगे, जूते या ड्रेस? ड्रेस खरीदेंगे सबसे पहले। जूते बाद में। सब बच्चे पहले जूते खरीदते हैं, मतलब सब बच्चे पहले सब्जेक्ट चूज करते हैं, ना कि करियर। परेशानी यहां पर है, वो ये लेते हैं कि मुझे कॉमर्स लेना है, साइंस लेना है या आर्ट्स लेना है, बिना ये सोचे कि मुझे बनना क्या है। अरे भाई, पहले ये सोचो ना आपको बनना क्या है, फिर डिसाइड होगा कि आपको सब्जेक्ट क्या लेना है। और ये उस गलती के अंदर चलते जाते हैं। वो क्या सोचते हैं, मुझे कौन सा कोर्स करना है, मुझे कौन से कॉलेज में जाना है, ये सवाल बनता ही नहीं। पहले सवाल ये बनता है, मुझे बनना क्या है, मैं हूं क्या। तो ये सबसे बड़ी समस्या बच्चों में ऑलमोस्ट देखने को मिलती है कि वो लोग सब्जेक्ट चूज में भागते हैं। 10th क्लास में वो गलती करके आते हैं, 12th में आते हैं, 12th में आके साइंस का बच्चा, कॉमर्स का बच्चा, आर्ट्स का बच्चा खड़ा है और वो आके पूछ रहा है किसी से, सर बताओ मैं क्या करूं। जब आपको अब ये पूछ रहे हो आप अपने आप से मैं क्या करूं, तो साइंस आपने क्या सोच के लिया था, कॉमर्स आपने क्या सोच के लिया था? तो कैसे एक 10th क्लास का स्टूडेंट पता लगाए कि यार मुझे अब क्या करना चाहिए करियर देखिए में? सर, ये एक बहुत इलेबोरेट क्वेश्चन आपने पूछा है। अगर मैं इस बात को यहाँ पे भी एक्सप्लेन करना चालू करूं तो मुझे लगता है मैं अगले 45 मिनट तो इसी क्वेश्चन पर जवाब दे सकता हूं। हाँ बिल्कुल, लेकिन फिर भी मैं एक ब्रीफ करने की कोशिश करता हूं। आपने बोला कि सर एक 10th क्लास के बच्चे को कैसे एनालाइज करना चाहिए। पहली चीज तो मैं बताता हूं किस पे एनालाइज नहीं करना चाहिए, फिर मैं आऊंगा किस पे करना चाहिए। पर किस पर नहीं करना चाहिए वो बात यह है कि आप लोग, अगेन मैं एग्जांपल से समझाने में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हूं। मुझे एक बात बताइए, जब लास्ट टाइम आप टी शर्ट खरीदने गए थे, आपने कितने फैक्टर्स देखे थे? मैं आप ही से पूछ लेता हूं, आप जब टी शर्ट परचेस करने जा रहे हो, आप कितने फैक्टर्स देख रहे हो? साइज देखते हैं, कलर देखते हैं, ब्रांड देख लेते हैं, और क्या बस यही रहता है। प्राइस, फैब्रिक, प्राइस, पैटर्न, फैब्रिक, मुझे हाँ राउंड नेक लेना है, मुझे कॉलर लेना है, मुझे बटन वाला लेना है, हाफ लेना है, फुल स्लीव लेना है। हाँ। इसके बाद में भी 10-15 ट्रायल करते हो। लेकिन मैं बात करता हूं, अच्छा टी शर्ट की कितनी लाइफ है मैक्सिमम? 3 to 6 months। मैं एक साल मान लू, मैक्सिमम कितने रुपए की हो सकती है अगर आप लेके आएंगे? एक मीडियम हाँ। क्लास फैमिली लेके आ रहा है 5,000 रुपए की। एक साल की लाइफ है और 5,000 रुपए की कीमत है।
उसके लिए हमने सारे फैक्टर ट्राई किए, 10 ट्रायल लिए, फोटो क्लिक करी, अपनी किसी कजन से पूछी, लेकिन जब बात करियर की आती है, आप किस बेसिस पे चूज कर रहे हो कि मुझे क्या लेना है? ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स, ऑन द बेसिस कि मेरे सोसाइटी वाले क्या कह रहे हैं, मेरे दोस्तों ने क्या लिया है, या फिर स्कोप किस में? अभी मैं आगे आपको बताऊंगा, मतलब मैं कवर करना चाहूंगा स्कोप वाली बात। तो बच्चों के अंदर इतना बड़ा मिथ है ना कि बोलते हैं स्कोप क्या है, तो स्कोप भी मैं अभी एक्सप्लेन करता हूं। लेकिन जो मैं आपसे बात बोलना चाह रहा हूं कि आप सब 3 फैक्टर देख रहे हो, मार्क्स, सोसाइटी और आपके फ्रेंड्स। अगर मैं बात करूं मार्क्स की, कि एक पीस ऑफ पेपर ये डिसाइड कर सकता है मेरा कैलिबर क्या है? डेफिनेटली नहीं कर सकता। अब बताइए, हम अपने मार्क्स के बेसिस पे क्या होगा अगर आपको, आपने 9th 10th में आपने इस बेसिस पर मैथ्स छोड़ दी कि मेरे मैथ्स में नंबर अच्छे नहीं आए थे, हो सकता है ना आपका टीचर अच्छा नहीं, हो सकता है डेफिनेटली। और आपने इस बेसिस पे ये मान लिया कि मैं मैथ्स में अच्छा नहीं। तो फैक्टर क्या डिसाइड किया आपने? आपने डिसाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ योर मार्क्स, एंड दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम। तो एक 10th क्लास के बच्चे को पहले तो ये बात पे सॉर्ट होना जरूरी है कि मार्क्स के बेसिस पे आपको अपना करियर चूज नहीं ही करना है। मार्क्स इज समथिंग, बट मार्क्स इज नॉट एवरीथिंग। बट द प्रॉब्लम इज 90 आई है, साइंस लेंगे, 70-90 के बीच में कॉमर्स के लिए फिट हूं, उससे नीचे तो आर्ट्स वाले। ये बहुत बड़ा मिथ है। सबसे पहले इस मिथ को ब्रेक करना जरूरी है 10th क्लास की। उसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो उसे कंसीडर करनी है। पहली चीज जो मैं बताना चाहूंगा, सबसे पहले पहचानो आपकी स्ट्रेंथ क्या है। क्या है जो आपको नेचुरली अच्छा बनाती है, दुनिया से अलग बनाती है? हर जने के पास में कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ है। एक स्टूडेंट अपनी स्ट्रेंथ को कैसे पता लगा सकता है? सर, अब एक स्टूडेंट अपनी स्ट्रेंथ, किसी बच्चे को मैथ्स अच्छी आती है, ये उसकी स्ट्रेंथ है। किसी बच्चे का कम्युनिकेशन अच्छा है, ये उसकी स्ट्रेंथ है। किसी को बायोलॉजी के अंदर बायोलॉजी पढ़ने में मतलब वो नेचर से कनेक्ट कर पा रहा है, वो उसकी स्ट्रेंथ है। किसी को ढोलक बजाना आता है, गिटार बजाना आता है, किसी को डिबेट अच्छा करना आता है, कोई लड़ाई में अच्छा है ना, वो भी उसकी स्ट्रेंथ है। प्लीज आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ। अगर किसी बच्चे के पास में ऐसा है कि सर मैं दिन भर तोड़ा फोड़ी करके जोड़ सकता हूं, ये स्ट्रेंथ है ना आपकी। किसने बोला कि सिर्फ पढ़ाई स्ट्रेंथ है? एक अगेन एक मिथ आता है, अगर किसी बच्चे ने बोला कि मैं सर डिजाइन बहुत अच्छी कर लेता हूं, ड्राइंग बहुत अच्छी कर लेता हूं, अगर स्पेशली मैं आरबीएससी के बच्चों की बात करूं, तो वो उसको स्ट्रेंथ समझते ही नहीं है। वो क्या समझते हैं कि डांस तो हम बस ऐसे ही कर लेते हैं, बिजनेस तो या करियर तो हमें कुछ और चूज करना है। वी शुड आइडेंटिफाई मैं किस में अच्छा हूं। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ जब आप एनालाइज कर रहे हो तो आपको एक और चीज एनालाइज करने की जरूरत है, मैं मेरी वीकनेस क्या है, व्हाट इज माय इनबॉर्न वीकनेस, और यू कैन से कि मैंने कहीं ना कहीं डिजाइन कर ली, मेरी बाय बर्थ वीकनेस क्या है, ये पता लगाना भी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरत। उसके बाद में अगर मैं बोलूं तीसरी चीज अगर हमें पहचाननी है तो वो होती है अपॉर्चुनिटी। मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है? हर जने के लिए एक अपॉर्चुनिटी, सेट ऑफ अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होती है। हर बच्चा हर अपॉर्चुनिटी को ग्रैप नहीं कर सकता, तो उसे देखना पड़ेगा कि मेरे लिए वो अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है या नहीं है। और उसके बाद उसे लास्ट देखना चाहिए कि उसके लिए थ्रेट्स क्या क्या है, क्या क्या चीजें जो उसे डरा सकती है। किसी के घर में फाइनेंशियल प्रोग्रामिंग अच्छी नहीं है और वो बोल रहा है कि मैं एमबीए करूंगा या मैं आईएम से जाकर के बीबीए करने वाला हूं, तो आप पहले एनालाइज करो कि क्या आपका आपके लिए वो थ्रेट तो नहीं है। पता चल रहा है आपने 2-3 साल तैयारी कर ली, उसके बाद आप एनालाइज कर रहे हो कि मैं फॉरेन पढ़ने जाने वाला था, मेरा तो उतना बजट ही नहीं। तो हमें पहचानना बहुत जरूरी है कि मेरे लिए अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स, स्ट्रेंथ, वीकनेस, और इन सब के बाद में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज होती है कि जिस भी करियर को मैं चूज कर रहा हूं, हर करियर एक लाइफ स्टाइल देता है। बीइंग अ क्रिएटर, मैं आपसे बात करता हूं, आप एक क्रिएटर हो, आपके पास में बहुत फ्रीडम है, आप बहुत घूम सकते हो अगर आपको पसंद है घूमना। आपके पास में ऑफिस आने का एक फिक्स टाइम नहीं है, आपका जब मन है आप शूट कर सकते हो। लेकिन क्या यही काम एक डॉक्टर बनने वाला आदमी जो सोच रहा है मुझे डॉक्टर बनना है और उसकी इच्छा है मैं बहुत घूमूं, मैं बहुत सारा रिस्क लूं, मैं बस एक्सप्लोर करता हूं, क्या वो डॉक्टर कर सकता है? रोज ट्रैवल नहीं कर सकता। अब बताइए, अब उस बच्चे ने सिर्फ इस बात पे जज कर लिया कि मैं नीट में अच्छा हूं, मतलब मैं नीट क्रैक कर सकता हूं, मैं बायो में अच्छा हूं, मैं फिजिक्स में अच्छा हूं, मैं केमिस्ट्री में अच्छा हूं। उसने उस बेसिस पे सोच लिया कि मैं डॉक्टर बनूंगा। डॉक्टर बनने के बाद, एमबीबीएस करने के बाद उसे एनालाइज हो रहा है, अरे यार मुझे तो मजा ही नहीं आ रहा 9 से 5। वो बोल रहा है मुझे ट्रैवल करना है, पता चल रहा है कि डॉक्टर साहब हार्ट के डॉक्टर हैं, अब डॉक्टर साहब ट्रैवल कर रहे हैं, इधर 2-4 सलटते जा रहे हैं। समझ पा रहे हैं मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो
अब डॉक्टर कह रहा है मुझे रिस्क लेना बहुत पसंद है। अरे भैया आप कार्डियोलॉजिस्ट सर्जन हो, आपने किसी का हार्ट खोल रखा है, आप बोल रहे हो मैं रिस्क लूंगा, देखूंगा पंप करता है नहीं करता। इज इट पॉसिबल? क्या आपका पॉसिबल ही नहीं है, रिस्क वो तो कर ही एप्टीट्यूड नहीं वहां सकते। यूज हो रहा है? तो एग्जैक्टली। हमें देखना है कि जिस भी करियर को हम चूज कर रहे हैं, तो वो करियर आपको एक सेट ऑफ लाइफ स्टाइल दे रहा है। क्या मेरे को वो फ्यूचर में वैसी लाइफ स्टाइल चाहिए या नहीं चाहिए? अगर नहीं चाहिए तो डेफिनेटली वो करियर आपके लिए नहीं बना है। डजंट मैटर कि आपका इंटरेस्ट, आपका एप्टीट्यूड उसको क्रैक कर पाएगा नहीं कर पाएगा, बिकॉज ये करियर आपको कम से कम जीवन में 40 साल जीना है। विनय सर, एक चीज मैंने ना इसमें Yes. और देखी है कि कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स लोग जो रहते हैं वो अपने बच्चे को फोर्स करके एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट चूज करवा देते हैं। कई बार कई केसेस में मैंने देखा है। तो ऐसे केसेस में और कुछ पेरेंट्स बोलते भी है कि मेरा बेटा तो इंजीनियर ही बनेगा, मेरा बेटा तो डॉक्टर ही बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल आपकी सही बात है। मैं आपको एक सच बताता हूँ शुभम सर, प्रॉब्लम इज दैट कि इंडिया में जितनी ज्यादा काउंसलिंग बच्चों को चाहिए ना, उससे बहुत ज्यादा इंडिया में पेरेंटिंग काउंसलिंग की जरूरत है। समस्या यह है कि इंडिया में गाड़ी चलाने के लिए लाइसेंस लगता है, आपको कोडिंग करना, इंजीनियरिंग की डिग्री लगती है, लेकिन पेरेंटिंग एक ऐसी चीज है जो बिना लाइसेंस के कर सकते हो आप, और वही इंडिया के पेरेंट्स करते हैं। तो इंडिया में काउंसलिंग की जरूरत पेरेंट्स को। लेकिन एक और सच है इस बात का, आपके पेरेंट्स आपके हिटलर नहीं है। परेशानी यह है कि वो खुद डरे हुए हैं कहीं ना कहीं। उनको लगता है कि जो स्ट्रगल हमने किया है वो हमारा बच्चा ना करे, सेफ देखना चाहते सेफ हैं। देखना चाहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये कि बच्चा खुद का करियर लॉयर बनता ही नहीं है। बच्चा वहां जाकर के वो बताता ही नहीं है। कोई बच्चा बोल रहा है कि सर पापा मुझे यूट्यूबर बनना है, ठीक है बनो। अब पापा बोल रहे हैं इसमें कोई फ्यूचर है क्या, क्या करेगा इसमें, कोई पैसे कमाएगा क्या? उस टाइम पे बच्चा क्या कर रहा है, आप लोग तो समझते ही नहीं हो, जानते ही नहीं हो मैं क्या करना चाहता हूं। ये एक तरीका था। दूसरा तरीका, वो पहले छोटे छोटे क्रिएशंस करना चालू करता। वो अपने फादर को बैठ के बताता कि देखो ये 5 एग्जाम्पल है, अंकुर वारिकू सर है, राज शमानी है, बहुत सारे अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स हैं। पापा यूट्यूबर बनने के लिए भी मुझे पढ़ाई करनी। एक तो बहुत बड़ा मिथ क्या है, बच्चे आजकल के जो न्यू एज कोर्सेज आ रहे हैं उनको सोचने में एक तो ये समझने की हमें पढ़ाई नहीं करनी, ये बड़ी समस्या है। और जब वो इस तरह का रजिश शो करते हैं ना, तो पेरेंट्स उनको जबरदस्ती जाके इंजीनियरिंग में छोड़ आते हैं, एमबीबीएस में छोड़ आते हैं। मैं मान रहा हूं कि बहुत सारी जगह पर इंडिया में पेरेंट्स ये गलतियां करते हैं, लेकिन क्या वो आपके हिटलर हैं? क्या आपका बुरा चाहते हैं? जवाब है नहीं। शायद इस दुनिया में अपने माँ बापों से ज्यादा हमारा कोई वैल्यूशन नहीं हो सकता, नहीं है। हो सकता है कि तो बात में ना कहूं, मैं कहूंगा नहीं है हमारा कोई वैल्यूशन। तो बस प्रॉब्लम क्या है, वो डरे हुए हैं भैया, उनका डर खत्म कर दो, उन्हें एक रोड मैप बता दो। क्योंकि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होता है, 10th क्लास तक उन्होंने देखा होता है कि इसने पहले भी बोला था 9th में मैथ्स खुद से पढ़ लेगा, बाद में इसने पढ़ाई नहीं करी और ये फेल हो गया था। तो वो तो खुद डरे हुए हैं, वो चाहते ही नहीं कि जो स्ट्रगल उन्होंने किया है वो आप करें। तो जो आप पेरेंट्स वाली बात बोल रहे हैं, बच्चे को खुद का करियर लॉयर बनने की जरूरत है। वो एक्सप्लेन करे, वो बताए उनको अपने एक्शन से मेरा क्या क्या रोड मैप रहने वाला है। अगर वो ऐसा कर पा रहा है, इसका मतलब अल्टीमेटली वो अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर ही लेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, बच्चे आप लोग तो समझते ही नहीं हो, छोड़ो यार, वो छोड़ना प्रेफर कर रहे हैं। काफी सारे करियर ऐसे भी होते हैं जिसमें ना लोगों को नॉर्मल स्टडी की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे कि अगर देखा जाए ना, अभी जो चल रहा है कंटेंट क्रिएशन, एक ऐसा फील्ड है जिसमें आपको जो रेगुलर स्टडीज होती है उसकी इतनी तुम्हें जरूरत नहीं पड़ती, बट अदर स्किल्स तुम्हारे पास होनी चाहिए, कम्युनिकेशन होनी चाहिए, कैमरा फेसिंग होनी चाहिए, स्टेज पर बोलना आना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारी स्किल्स है जो तुम्हें चाहिए रहती है। एक स्टूडेंट को अगर अपनी लाइफ में एक कंटेंट क्रिएटर बनना है तो वो किस तरह से अपनी फैमिली को कन्विंस करे, ये मेरा पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कि वो अपनी स्टडी को किस तरह से परस्यू करे कि ताकि उसकी स्टडी भी चलती रहे, वो भी डिस्टर्ब ना हो, और वो अपने पेरेंट्स को भी कन्विंस कर पाए। अगेन शुभम सर सॉरी, यहाँ पे मेरे और आपके ओपिनियन नहीं मिलते। आपने बोला पढ़ाई नहीं करनी पड़ती कंटेंट क्रिएटर को, ये बहुत बड़ा मिथ है जो आजकल के ऑलमोस्ट बच्चों में है। शुभम सर मैं अभी आपसे बोल रहा हूँ, अभी आपके पास यहाँ कोई फाइनेंस वाला बंदा आके बैठा है, आपका पॉडकास्ट फाइनेंस पर है, अब बात कैसे करेंगे विदाउट हैविंग अ नॉलेज ऑफ फाइनेंस? डेफिनेटली आपकी एक नीश होने वाली है कंटेंट क्रिएशन में, आप कोई ना कोई चीज शेयर करने वाले हैं उसको। जब आप कोई चीज उसे शेयर करने वाले हैं तो आपके पास उस सब्जेक्ट ऑफ नॉलेज चाहिए, और मैं कहूं आपको हर फील्ड में समवेयर एक्सपर्टीज चाहिए। पढ़ाई का मतलब मार्क्स लाना थोड़ी है, पढ़ाई का मतलब डिग्री लाना थोड़ी है,
पढ़ाई का मतलब है सेल्फ अवेयरनेस। और इस एआई वर्ल्ड के अंदर कंटेंट की आप स्क्रिप्ट जीपीटी से जरूर डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि समझ तो आपको अपने आप से लानी पड़ेगी ना। एग्जैक्टली। एआई आपको कंटेंट दे अवेयरनेस, सकती है, अवेयरनेस खुद से लानी पड़ेगी। अवेयरनेस। आप किसी टॉपिक पे बात कर रहे हो, आपको नॉलेज ही नहीं उस टॉपिक को, आप कितनी देर प्रिटेंड कर लोगे? एग्जैक्टली। क्या यूट्यूब क्रिएशन का मतलब फनी वीडियोस थोड़ी है? और फनी वीडियोस भी कब बना पाओगे आप, जब आपको पता है कि कौन सा पार्ट फन क्रिएट कर रहा है। देयर इज साइकोलॉजी। आप बोल रहे हो कि जब आपको कैमरा पे स्क्रिप्टिंग पर, आपको यूट्यूब के एल्गोरिथम पर, इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम पे आपको जब एल्गो समझना है। कंटेंट क्रिएशन एक अगेन प्रॉब्लम, लोग क्या समझ रहे हैं कि कंटेंट क्रिएशन अपने आप में एक पढ़ाई नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि बाल काटना भी एक पढ़ाई है, आप कारपेंटिंग का काम कर रहे हो वो भी पढ़ाई। और आपको आपका एक और मिथ में आप बस्ट करना चाहता हूं ऑलमोस्ट ऑडियंस का, वो ये सोचते हैं कि सर इसको तो कारपेंटर के काम में मजा आ रहा है लेकिन ये पढ़ाई तो कर ले। अरे कारपेंटर के काम में भी आप पढ़ाई कर सकते हो, आपको कारपेंटर की भी डिग्री मिलती है इंडिया में। देयर इज अ ट्रेनिंग नोन एज वोकेशनल ट्रेनिंग। आप जब कंटेंट क्रिएशन की बात कर रहे हो, मास्टर यूनियंस, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म में जो कंटेंट क्रिएशन कोर्स करा रहे हैं आज के टाइम पर। एग्जैक्टली। तो दिस इज वेयर यू हैव टू लर्न द थिंग्स। इट्स नॉट कि कम्युनिकेशन एक स्किल है, कम्युनिकेशन सीखोगे कब, कम्युनिकेशन करोगे कब, जब आपके पास में ब्रॉड टॉपिक्स होंगे बोलने के लिए। एग्जैक्टली। और जब वो टॉपिक्स होंगे ही नहीं, आप बोलोगे किस बात पर? बट मेरा पॉइंट ये था कि लाइक किसी कोई स्टूडेंट, ए स्टूडेंट हमारे पास है, उसको एमबीबीएस करवाया जा रहा है लेकिन उसे बनना कंटेंट क्रिएटर है। देखिए तो ऐसे केसेस में फिर उसको क्या जरूरत पड़ेगी ना? नहीं, समझिए मेरी बात समझिए। अगर वो एमबीबीएस की नीश है, हाँ, वो अपने पास में मेडिकल की नॉलेज लेके आ रहा है, तो कंटेंट क्रिएशन का मतलब ये थोड़ी कि उसे कॉमेडी करनी थी। वो मेडिकल फील्ड में कंटेंट क्रिएशन कर सकता है। फील्ड तो में कर क्या सकता है। जो उसकी नॉलेज है, और पहली बात तो वो जबरदस्ती कर रहा है तो ये तो देखिए गलत है ही है, जबरदस्ती तो ना करे। लेकिन हाँ, ऐसा है कि वो मेडिकल भी करना चाह रहा था और कंटेंट क्रिएशन भी, तो वो मर्ज कर सकता है ना। वो अपनी मेडिकल वाली नॉलेज को, हेल्थ अवेयरनेस को, वो कंटेंट क्रिएशन के पर्सपेक्टिव से डिलीवर करेगा। कंटेंट क्रिएशन इज लाइक, आज के टाइम में बोलता हूं कि इंडिया में डेटा कहा जा रहा है कि हर दूसरे घर में कंटेंट क्रिएटर है। मैं बोलता हूं कि इंडिया को सक्सेस होने के लिए, किसी भी बिजनेस को सक्सेस होने के लिए, हर दूसरे घर में नहीं, हर घर में कंटेंट क्रिएटर का होना जरूरी है। तब तो हम परस्यू कर पाएंगे। बिकॉज दिस एआई वर्ल्ड, जिसको लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं, मैं उसको बोलता हूं ऑलवेज इनोवेटिव। और ऑलवेज इनोवेटिव मतलब ही यही है कि आपको रोज लर्न करना है। तो आज के टाइम पे कंटेंट क्रिएट करना आना है ना, ये एक स्किल है जो आपको आनी चाहिए। आप एक बिजनेस, दूध का बिजनेस भी चलाते हो, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको अपनी टारगेट ऑडियंस तक कम्युनिकेट कैसे करना है। एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में और आता है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अभी स्टडी कर रहे हैं, स्टडी करने के बाद वो जब उस चीज को अप्लाई करने लगते हैं तो एआई बीच में आ जाता है। और एआई क्या करता है, एआई उनकी पूरी जो स्टडी उन्होंने की है, इतनी मेहनत से उन्होंने सीखा है, उन सभी चीजों को कुछ सेकंडों में बना के दे देता है। तो स्टूडेंट को भी ऐसा लगता है कि यार कहीं ना कहीं मैंने इतनी मेहनत से इस चीज को पढ़ा है, इस चीज को बनाया है, और ये सॉफ्टवेयर इसको केवल 30 सेकंड में करके दे दिया। देखिए अगेन तो वहां पे एक स्टूडेंट की लाइफ में एआई कैसे इफेक्ट कर रहा है, क्या उसे एआई का यूज करना चाहिए, और अगर हाँ तो किस तरह से करना चाहिए? देखिए शुभम सर, अगेन आपने एक बात बोली कि वो 30 सेकंड में एआई का एक सॉफ्टवेयर क्रिएट कर दिया गया है। मैंने बोला ना, एआई का मतलब ही है ऑलवेज इनोवेटिव। एआई को भी तो किसी ने सिखाया है ना। एग्जैक्टली। तो जब आपने ये सीख लिया है कि 3 घंटे का काम करना सीख लिया, 30 घंटे में सिखाना आना, एआई को भी आपको मशीन लर्निंग देनी है। अगर आप बोल रहे हो कि मैंने बस एक बनाना सीख लिया है, मैं एक ऑर्डिनरी फॉर्म में चलता रहूंगा, तो आप एआई वर्ल्ड में सरवाइव करने वाले नहीं हैं। आपको ऑलवेज इनोवेटिव फॉर्म में रहना पड़ेगा। यू हैव टू इनोवेट योरसेल्फ, अदरवाइज आप सरवाइव नहीं कर सकते। और अब बात आती है स्टूडेंट को अपनी लाइफ में एआई कैसे यूज करना चाहिए। मैं बोलता हूं कि 8th क्लास के बच्चे को अपना टाइम टेबल एआई को यूज करके बनाना चाहिए। वो आपको, आप उसको अपनी डेली लाइफ प्रॉब्लम शेयर करो, वो आपको एक प्रॉपर टाइम टेबल बना के दे सकती है, जो शायद आपका एक टीचर स्ट्रगल करके बनाए, या उसके पास टाइम ना हो, लेकिन वो एआई आपके लिए 2 मिनट में आपको हेल्प कर सकती है। आपको किसी चैप्टर का शॉर्ट पॉइंट आउट चाहिए कि मुझे मैंने चैप्टर क्लियर कर लिया है, मुझे बताओ कि मेरे को कौन कौन से क्वेश्चंस के आंसर याद है नहीं, आप मुझे क्यूज बना करके दे दो, वो आपको एआई वहां पे हेल्प कर सकता है। तो एआई इज हियर टू हेल्प यू, बट द थिंग, आर यू रेडी टू इनोवेट योरसेल्फ?
इट्स नॉट अबाउट कि आप बोल रहे हो कि मैंने एक कोडिंग का कोर्स सीख लिया है, मैंने एक लैंग्वेज सीख ली है और अब मैं उसी की बेसिस पे चलने वाला हूँ लाइफ टाइम। बट ऑब्वियसली बात है, आप एआई वर्ल्ड में सर्वाइव नहीं कर सकते हो। बहुत सारे लोगों को आप कहते हो, सुन रहे हो कि एआई ने जॉब खा ली, जॉब खा ली। अरे कोई बताओ, 12 लाख जॉब पैदा भी करी है भाई। एग्जैक्टली। और गई किसकी है? गई उसकी है जिसने इनोवेट नहीं किया था खुद को। इनोवेट नहीं किया। और विदाउट इनोवेशन ना सर, आप चाहे चाहे जितना लंबा चलो, आप सर्वाइव नहीं कर सकते। विनय सर, काफी अच्छा लगा मेरे को आपका ये हम्म। एआई कीवर्ड जो आपने बताया, ऑलवेज इनोवेटिव। मतलब लोग इसको है ना, एआई को हमेशा ऐसे नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, जो लोग यूज सॉरी, नहीं ये करते। इंडिया की कहानी है कि एक्चुअली हमें किसी को चीज को आते ही हम लोग रजिस्टर करके ही शो करते हैं। हाँ। इंडिया के अंदर जब तक किसी आदमी को गरीब ना दिखाया जाए ना, उसको सक्सेसफुल नहीं बताया जाता। आप देखिए ना, शाहरुख खान की स्टोरी लोग बाग यूट्यूब पे डाल करके, मैं 2-3 दिन पहले देख रहा था, दिखा रहे थे कि शाहरुख खान गरीबी में पैदा हुआ, बस कंडक्टर था, उसकी सक्सेस को शो करने के लिए। लेकिन सच्चाई है कि शाहरुख खान की मम्मी का उस टाइम पे इंदिरा गांधी से रोज मिलना जुलना था। हमारी मम्मी का होता तो पता नहीं हम क्या कर लेते। क्या आप प्राइम मिनिस्टर से मिलना आम लोगों की जिंदगी का पार्ट है क्या? वो उस टाइम पे उनसे मिलते थे तो क्या गरीब था क्या? लेकिन ये मिथ ही तो है ना कि गरीब आदमी होगा ना तो सक्सेसफुल हुआ तो सेलिब्रेट वाली बात है, अमीर आदमी तो ऐसे सक्सेसफुल हो जाता है। भैया ये मिथ ही तो है सब। कि किसी को तो ऐसे ही जो एआई आई है तो लोग सोच रहे हैं टेक्नोलॉजी आ गई, काम खराब कर दिया। टेक्नोलॉजी अपने पेस पे ग्रो होती रही है, रजिस्ट करने वाले लोग पीछे रह जाएंगे और जो साथ चल रहे हैं वो आगे बढ़ जाएंगे। अगर आप रेजिस्टेंस करते रहो, उससे आप एलिमिनेट हो रहे हो, एआई नहीं हो रही है। ओके, सो लेट्स बैक टू टॉपिक अपना। Yes. बात कर रहे थे अपन स्टूडेंट्स के करियर्स के बारे में। तो अगर कोई भी स्टूडेंट है, अपना एक टेंथ उसने पास कर लिए, अब अपना करियर चूज करना चाहता है, 12th में उसे सब्जेक्ट चूज करनी है, आपने 3 या 4 पॉइंट्स बताए थे। तो उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें सर, उसे देखना पड़ेगा कि उसका इंटरेस्ट कहाँ पर है, उसका एप्टीट्यूड क्या है। अपार्ट फ्रॉम दिस कि वो जो भी चीज करने जा रहा है उसकी फिजिबिलिटी कितनी है, रोड मैप कितना है। वो आज के जीपीएस टाइम में ना सर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पता है क्या है? करंट लोकेशन और डिजायर्ड लोकेशन का पता होना। अगर आपको मैं एग्जांपल देता हूं, आपने उबर बुक करी, आपको करंट लोकेशन नहीं पता, क्या आप अपनी डिजायर पे पहुंच पाओगे? नहीं जा पाएंगे। और अगर आपको करंट पता, आपको डिजायर कहाँ है, जाना कहाँ है, ये नहीं पता, पहुंच पाओगे? नहीं जा पाएंगे। तो इस सिनेरियो में ना 10th वाले बच्चों को आज इस एआई चेंजिंग वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पता है क्या है? ये जानना कि मैं प्रेजेंट कहां पर हूं और मुझे जाना कहां। ये डिस्टेंस रोड मैप होना जरूरी है। पता चल रहा है एक बच्चे ने नीट की जर्नी डिसाइड कर ली है, मुझे एमबीबीएस डॉक्टर बनना है। वो नीट का पेपर देने के बाद बोल रहा है, यार सर मुझे अब ड्रॉप करना है। रीजन? सर डॉक्टर में तो बहुत लंबा पढ़ना है सर, कम से कम 10-12 साल पढ़ाई करनी पड़ती है, उसके बाद सक्सेस होते हैं। तो ये बात आप अब सोच रहे हो, ये आपको कब सोचनी चाहिए थी? जब आप करियर में चूज कर रहे थे। आपको देखना था कि ये करियर किस तरह की लाइफ स्टाइल, इसका रोड मैप क्या है। करियर चूज करना, मैंने क्या बोला, बच्चे करियर चूज तक तो पहुंचते ही नहीं है। बच्चों का 10th क्लास में मेन स्ट्रगल क्या है? मुझे कॉमर्स लेना है, साइंस लेना है या आर्ट्स लेना है। मतलब उनका करियर चूज करना एक तरह से रैंडम डिसीजन रहता है। सर करियर तो चूज हुआ ही नहीं ना, सब्जेक्ट चूज किया है उन्होंने। सब्जेक्ट चूज किया है और उसी रैंडम डिसीजन की वजह से उनकी लाइफ शेप होती है आगे बस जाकर। सर आपने अगर जूते परचेस कर लिए तो बाद में आपको ड्रेस मैच ही करनी पड़ेगी। अगर आप मैचिंग ढूंढ रहे हो तो आप अपने पसंद का आउटफिट नहीं, आपको कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा। पता चल रहा है एक बच्चे को जाना था एमबीबीएस में, उसे डॉक्टर बनना था और उसने कॉमर्स ले ली, क्या वो बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? तो ये बड़ी समस्या है हमारे इंडियन सोसाइटी की, क्योंकि हर बच्चा इस प्रेशर को जानता है। जो क्लास 10th में आया है वो एक ही पीछे रश कर रहा है, साइंस लूं, कॉमर्स लूं, आर्ट्स। साइंस वाला बच्चा साइंस में आकर के दो ही ऑप्शन के पीछे बैठा है, या तो इंजीनियरिंग करूंगा या डॉक्टर करूंगा। अगर मैं किसी साइंस वाले बच्चे से पूछूं कि साइंस लेके क्या फाइनेंस में जाना है क्या, सर साइंस वाला फाइनेंस में जाता है क्या? ये समस्या है। प्रॉब्लम ये कि इंडिया में आज 5000 से ज्यादा करियर ऑप्शन और हमें 50 से ज्यादा नहीं पता। हाँ, लेकिन एक चीज ये भी देखी है मैंने, कुछ स्टूडेंट्स इतने एक्यूरेट डिसीजन लेते हैं, जैसे उनको अगर मैथ्स पसंद है तो वो साइंस मैथ लेके आगे बढ़ते हैं और वो मैथ में जाके कुछ एक अच्छा नाम रोशन भी करते हैं। हाँ, एक्चुअली प्रॉब्लम ये थी कि उन्होंने ना वो चूज किया
जिसमें उन्हें फुलफिलमेंट मिल रहा था, और जब फुलफिलमेंट मिलेगा ना तो ग्रोथ अपने आप मिलेगी। अगर जैसे मान लेते हैं शुभम सर, आपको अगर इस ऑडियो पॉडकास्ट में या कंटेंट क्रिएशन में फुलफिलमेंट मिल रहा है, तो जो आपको मैंने थोड़े टाइम पहले भी क्वेश्चन छोड़ा था, स्कोप, ऐसा कोई काम बताओ ना जहां पे आज पैसा नहीं है। एक प्रोफेशन बताओ जिसके अंदर आप बोल सकते हो कि इस प्रोफेशन में पैसा नहीं। पैसा बिखरा हुआ है, आपको समेटना आना चाहिए। अब जैसे लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं तो उसमें यही बोलते हैं स्कोप नहीं है, बहुत ज्यादा कंपटीशन है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, इंडिया का भला हो जाएगा अगर जिस दिन यहाँ से गवर्नमेंट जॉब बंद हो गई। इंडिया की सक्सेस को रोकने का एक ही कारण है, इंडिया में गवर्नमेंट जॉब का होना। आप देखिए ना, पीएचडी होल्डर बंदे ने इंजीनियरिंग करा है आईआईटी से, एनआईटी से, मास्टर्स कर लिए, और वो बैठा हुआ एक 56,000 80,000 रुपए की गवर्नमेंट जॉब के लिए 2-3 साल से अपनी डिग्री को खराब कर रहा है। अगर उससे बहुत ज्यादा पैसा उसे प्राइवेट सेक्टर में मिल रहा है, अब वो बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट जॉब के अंदर जॉब सिक्योरिटी होती है, तो अगर आप काम करोगे तो जॉब सिक्योरिटी हर जगह है, लेकिन अगर आपको काम ही नहीं करना तो आज वहां आप गवर्नमेंट सेक्टर में भी सर्वाइव नहीं कर सकते विदाउट काम। और सबसे बड़ी बात तो गवर्नमेंट तो खुद आपके भरोसे, आप कहाँ गवर्नमेंट के भरोसे बैठे। गवर्नमेंट तो खुद कह रही है आप टैक्स भरोगे तो हमारा काम चलेगा, और लोग कह रहे हैं कि गवर्नमेंट की वैकेंसीज नहीं निकल रही। तो गवर्नमेंट जॉब में स्कोप है ही नहीं सर। ऑलमोस्ट सेक्टर प्राइवेट्स में आ चुके हैं, और प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर ज्यादा ग्रोथ है अगर आप काम करने के लिए रेडी हो तो। आप अपनी जितनी एनर्जी गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी के लिए डाल रहे हो, उतनी ही एनर्जी अगर आप अपनी स्किल सेट को डेवलप करने में यूज करोगे, तो आपने कभी किसी गवर्नमेंट ऑफिसर को मर्सिडीज लाते हुए देखा क्या? डेफिनेटली नॉट। अब आप बताइए, लाइफ स्टाइल तो चाहिए हमारे को अंबानी वाली, जॉब हमें करनी है सरकारी वाली, तो कैसे काम चलेगा? तो प्रॉब्लम ये है, मैं गवर्नमेंट जॉब को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, लेकिन प्रॉब्लम ये कि इंडिया में हर जना गवर्नमेंट जॉब इसलिए करना चाह रहा है कि वो सिक्योर है, वो इसलिए नहीं करना चाह रहा है कि वो उसे करना चाहता है, उसे सर्विंग में मजा आ रहा है। लोग आईएएस इसलिए बनना चाह रहे हैं क्योंकि उनको टॉरा चाहिए, लेकिन सच्चाई है कि आप 5 आईएएस ऑफिसर के नाम मुझे अभी बता दीजिए, कितनों को जानते हो आप? आपके ऑफिस वाले के अलावा कोई नहीं जानता। और आप कलेक्टर इसलिए बनना चाहते हो क्योंकि आपको गली में नाम चाहिए। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? सोसाइटी प्रेशर की वजह से लोग ये सारी चीजें परस्यू करते हैं। सर ये हमें बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम सोसाइटी प्रेशर के जो नाम को बहुत जल्दी समझ जाएं, बिकॉज सोसाइटी, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आप अगर गवर्नमेंट स्कूल से सक्सेसफुल नहीं हुए तो लोग कहेंगे देख यार ये तो सरकारी में पढ़ता था। अगर आप सक्सेसफुल हो गए, देख सरकारी में पढ़ के सक्सेसफुल हो, तो क्या लोगों का कहना बंद होने वाला है क्या? बट द प्रॉब्लम इज कि आज हम लोगों ने अपनी जिंदगी का रिमोट अपनी से ज्यादा है ना लोगों के हाथ में दे रखा है। लोग ऑपरेट कर रहे हैं हमारे को। मैं खुश होऊंगा, ये लोग बटन दबाया, लोगों ने मेरी तारीफ करी, मैं खुश हो गया। लोगों ने मुझे कुछ बोल दिया, मतलब उन्होंने एक बटन दबाया, मैं दुखी हूं। इसका मतलब मुझे कौन ऑपरेट कर रहा है? लोग, सोसाइटी। ये तो है। सबसे पहले अपनी लाइफ का रिमोट अपने हाथ में लो, लोगों के हाथ में। ये बहुत जरूरी बात है। कुछ स्टूडेंट इतने स्मार्ट रहते हैं कि उनको पहले ही पता रहता है कि है ना मुझे भी लाइफ में आगे जाके क्या करना रहता है। तो ऐसे कौन से साइन है जो किसी भी स्टूडेंट में पहले ही पता लग जाता है कि यार ये स्टूडेंट आगे जाके लाइफ में कुछ ना कुछ फोड़ेगा? सर शुभम सर, अगेन यहाँ पर मेरे ओपिनियन थोड़े अलग है। ऐसा कोई स्टूडेंट मुझे बताइए जो ये देख के कोई बता सकता हो कि ये पता चल जाए कि ये कुछ नहीं कर पाएगा। मैं उल्टा क्वेश्चन आपसे करता हूँ, फाइंड आउट अ 1% जिसको आप ये बता सको कि इसके अंदर कोई कैलिबर नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकता। अगर किसी को गुस्सा करना आता है ना तो भी बहुत बढ़िया चीज है, आप बेस्ट लॉयर हो, आप आर्ग्यूमेंट अच्छे करते हो, आप लॉयर की कैपेबिलिटीज रखते हो। ऐसा कोई जना तो ढूंढो जो आप कह सकते हो जिसमें कोई स्ट्रेंथ नहीं है, जिसके पास कोई स्किल नहीं है। हर जना यूनिक है। लोग घड़ी के मॉडल के पीछे पागल हो रहे हैं कि ये घड़ी यूनिक है। मैं बोलता हूँ मुझसे बड़ा यूनिक कौन है? चलिए एक सवाल बताइए, आपको इस दुनिया में आने में कितना समय लगा? मुझे कितना समय लगा ऐसे तो कैसे बताऊं मैं? इस दुनिया में एक बच्चे को आने में कितना समय लगता है? 9 महीने। 9 महीने, ये बस यही समस्या है। 9 महीने नहीं, बिलियंस ऑफ ईयर्स लगे हैं मुझे इस दुनिया में आने में।
मैं समझाता हूँ कैसे। कैसे? मुझे लाने के लिए मेरे मम्मी पापा है, मेरे मम्मी पापा को आने के लिए नाना नानी दादा दादी, बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले यूनिवर्स ने प्लानिंग करी थी कि विनय खंडेलवाल को इस दुनिया में भेजना है। तो मैं कैसे सिंपल या ऑर्डिनरी थिंग हो सकता हूँ? मैं यूनिक हूं और मेरे में जितना कैलिबर है वो किसी में है ही नहीं। बट द प्रॉब्लम ये है कि हम अपने कैलिबर को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, या फिर हम अपने कैलिबर को एक फिक्स सेट में सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि अगर मछली इस बात से परेशान है कि मैं पेड़ पे नहीं चढ़ पा रही, क्योंकि मछली पेड़ पे चढ़ने के लिए बनी नहीं है, बनी नहीं है, उसकी कैपेबिलिटीज ही नहीं है वो सारी। कैपेबिलिटीज ही नहीं है। ये बात समझना बहुत जरूरी है। तो हमें ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पता है क्या है, कि हमें ये देखना पड़ेगा कि मैं किस में अच्छा हूं, और मैं किस में अच्छा हूं। यही मेरी बुक का पहला चैप्टर है, अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ। तो आप ये कह ही नहीं सकते कि ये बच्चा यूनिक है, ये बच्चा कर लेगा या ये बच्चा कर लेगा। हर बच्चा कर लेगा। समझने की जरूरत है कि मैं क्या हूं। आपकी बुक के बारे में भी मैंने पढ़ा, उसके रिव्यूज भी देखे मैंने अमेज़न पे। थैंक यू। काफी पॉजिटिव रिव्यूज है, काफी स्टूडेंट्स ने कमेंट किया है कि यार इससे हमें एक्चुअल में क्लैरिटी मिली कि लाइफ में प्रैक्टिकल एक्शंस कौन से लेने चाहिए अपने करियर को डिसाइड करने के लिए। सो इट्स अ वेरी गुड थिंग। अगर आपको भी विनय सर की बुक देखना है तो आपको इनकी बुक की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप डायरेक्टली वहां जाकर बुक चेकआउट कर सकते हैं। एंड इसके साथ साथ जितने भी स्टूडेंट हैं वो अपनी लाइफ में, मतलब मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट का यही प्रॉब्लम है कि वो डिप्रेशन, एंजाइटी, इन सभी चीज़ों में बहुत ज़्यादा परेशान है। पहली चीज़ तो इसमें ये बताओ कि किसी भी स्टूडेंट के अंदर अगर डिप्रेशन, एंजाइटी है तो वो इसको फाइंड आउट कैसे करे कि उसके अंदर ये चीज़ है, क्योंकि स्टूडेंट्स को पता भी नहीं रहता वो इन प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं। फिर दूसरी चीज़, इसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है? सर आपने बहुत बड़ा वर्ड यूज कर दिया, डिप्रेशन। हाँ, शायद करोड़ों में से एक को होता होगा, लेकिन ये एक्चुअली लोगों ने फोन पर, यूट्यूब पे सुन सुन करके डिप्रेशन वर्ड दिमाग में बैठा दिया। डिप्रेशन बहुत क्रिटिकल स्टेज होती है। डिप्रेशन करोड़ में से किसी एक को होता है, लेकिन आज आपको हर आदमी बोलता हुआ दिख जाएगा मुझे डिप्रेशन है, मुझे डिप्रेशन है। तो ये प्रॉब्लम है उनकी साइकोलॉजी की। एक्चुअली में डिप्रेशन नाम की चीज है ही नहीं। समवेयर हम परेशान हैं, थोड़ी एंजाइटी हो सकती है, हम थोड़ा सा पजल हो सकते हैं किसी चीज को लेकर के, लेकिन डिप्रेशन जितना साइकोलॉजिकली क्रिटिकल वर्ड यूज करना, डिप्रेशन में बोल रहा हूँ ना, करोड़ में से किसी एक को होता है, लेकिन ये सब ने डिप्रेशन वर्ड सर्च कर करके सीख लिया है। हर बच्चा, थोड़ी सी टेंशन हुई मैं बहुत डिप्रेशन में आ रहा हूँ। अरे भाई, डिप्रेशन का मतलब जानते हो क्या? कई बार स्टूडेंट्स के साथ होता है ना कि उनका मान लो रिजल्ट आ रहा है और उनके एक्सपेक्टेशन रिजल्ट के अकॉर्डिंग उनका रिजल्ट नहीं आता या परसेंट मार्क्स नहीं आते, तो वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हैं खुद से ही, और खुद को ही वो मतलब खुद से खुद ही आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं कि यार मैंने पढ़ाई नहीं करी, मैं उस दिन वहां क्यों गया, मैं अपने दोस्तों के साथ क्यों घूमा। तो फिर वो अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं, वो लोगों से बात करना बंद कर देते हैं। तो ये ऐसी कंडीशंस है, ये सोसाइटी का क्रिएट करा हुआ प्रेशर। मैं कहूंगा कि मार्क्स को एक्चुअली हम सब सेलिब्रेट करते हैं। सबसे पहले तो ना स्टूडेंट को इस चीज पर एक बात सीखनी चाहिए, हर जना आपको सिखाएगा टू सेलिब्रेट योर सक्सेस, बट लाइफ में सक्सेस होने का अगर मेरे से कोई मूल मंत्र पूछे, लर्न हाउ टू फेल। जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है ना तो फेल होना सीखो। अगर फेल होने से डरोगे तो लाइफ में आगे कुछ नहीं कर सकते। अगेन आपने एक बात मुझसे पूछी कि सर कि वो अपने आप को आइसोलेट कर रहे हैं मार्क्स के बेसिस पर। मार्क्स डिसाइड करेंगे कि मेरा कैलिबर क्या है। मैंने थोड़ी देर पहले बोला था मार्क्स इज समथिंग नॉट एवरीथिंग। और मार्क्स क्या रिफ्लेक्ट कर रहे हैं? मार्क्स ये रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि मेरा नॉलेज बेस कितना है। और हो सकता है ना कि मेरा नॉलेज बेस तो बहुत अच्छा हो, लेकिन जिस दिन मैं पेपर लिख के आया था वो 3 घंटे मेरी तबीयत खराब हो गई, मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए, तो क्या मैं लाइफ टाइम उसके बेसिस पे अपने आप को जज करूंगा क्या? एक बच्चे ने पूरे टाइम जेई की प्रिपरेशन करी है, पूरे टाइम नीट की करी है, सीए की करी है, कैट की करी है, क्लैट की करी है, और वो जब जिस दिन 3 घंटे पेपर में बैठा था वो 3 घंटे उसकी तबीयत खराब थी। अब बताइए उसके मार्क्स आएंगे उस सिचुएशन में? प्रोबेबली इफेक्ट बहुत ज्यादा होगा उससे। और जब क्या अब उस मार्क्स के बेसिस पर उसे अपने कैलिबर को या अपने पोटेंशियल को जज करना चाहिए? An answer is completely no. तो मैं अगेन बोल रहा हूं ना, a piece of paper cannot decide your future. It's just a piece of paper. अगर आपको लगता है हाँ
डाउट या प्रॉब्लम की बात तब आनी चाहिए जब आपको लग रहा है मैं कर सकता था, मैंने अपना 110% नहीं दिया। बट ऑब्वियसली बात है उस टाइम आपको सोचना है, लेकिन उस टाइम भी आपको पहले एनालाइज करना है। अगर आपने सबसे पहले एनालाइज कर लिया ना कि मेरे क्या क्या लूप होल्स थे, मैंने क्या क्या कमियां रखी, डेफिनेटली आप कर लोगे। बट पहले ये एनालाइज करो क्या मेरा 100% नहीं गया था, लेकिन आपने अगर अपना 110% दे दिया, उसके बाद मार्क्स नहीं आए, कोई बात नहीं, इट्स ओके। मींस यूनिवर्स ने कुछ अच्छा प्लान कर रखा है। क्योंकि तुम जितना कर सकते थे तुमने तो किया आप अपना बेस्ट करो, ये रिग्रेट नहीं रहना चाहिए मैंने मेरा बेस्ट नहीं किया। अगर आप में ये रिग्रेट आ रहा है ना कि मैंने मेरा बेस्ट नहीं दिया, बट ऑब्वियसली बात है वो चीज आपको पजल कर रही है। तो ऑलमोस्ट बच्चे जो डिप्रेशन वाले हैं ना, वो डिप्रेशन में नहीं, एक्चुअली दे आर इन अ सेल्फ डाउट, और समवेयर वो अपने आप को रिफ्लेक्स कर रहे हैं कि यार मैं कर सकता था मैंने किया नहीं, वो इस बात से परेशान है। इवन भागवत गीता में भी ये बात बहुत अच्छे से लिखी गई है कि तुम कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो। नहीं सर, फल की इच्छा मतलब ये बुक बहुत प्यारी है, लेकिन उनमें ये भी बोला गया है कि कर्म आप किस डायरेक्शन में कर रहे हो, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। पता चल रहा है आप ऐसी जगह कर्म कर रहे हो, आपने कर्म तो किए थे कॉमेडी वाले और मन आपने राजा वाला रखा था। तो वो कर्म भी उस हिसाब के कर्म भी उस हिसाब के करने, फिर फल की इच्छा आप करोगे तो फल भी मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण ये नहीं कह रहे कि आपने कर्म किया और आपका हाँ, मतलब आपके लिए श्रेष्ठ क्या है ये मैं चूज करूंगा, लेकिन आपने पता चल रहा है कि आपने अगर तैयारी 600 नंबर के लिए करी है नीट में, तो आपकी 620 कैसे आ सकते हैं? फिर आप ऐसे फल की इच्छा कैसे? वहां वो वाली बात मुझे लगता है मेरे लिए सही एनालिसिस का ये है कि कर्म की इच्छा, कर्म आपने जैसा किया है वैसे फल की इच्छा करो, तो आपको 100% वो फल की चिंता करने की जरूरत नहीं, फल आपको अपने आप मिल जाएगा। इसका मतलब मुझे लगता है इस तरह से लिया जाना चाहिए। स्टूडेंट्स की लाइफ में क्या लक का भी कोई रोल रहता है? लक का कोई रोल रहता है? भाग्य 2-3% में मान सकता हूं कि लक का आपका रोल था कि जो आप पढ़ के गए थे उस दिन वो ही आ गया, लेकिन लक लाइफ में कभी कभी हिट करता है, हार्ड वर्क हमेशा करता है। तो बिलीव इन योर हार्ड वर्क और मैनिफेस्टेशन पावर को हमें फॉलो करना चाहिए। पॉजिटिव सोचो। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, वो एग्जाम से पहले ही मन में ये बात मान लेते हैं कि मैं हारने वाला हूं या मैं सक्सेस नहीं होने वाला हूं। तो मैनिफेस्ट पॉजिटिव करो, 100% आपका लक वैसा ही काम करने लग जाएगा। मैनिफेस्टेशन पावर पे बच्चों को बिलीव करना चाहिए। विनय सर, किसी भी स्टूडेंट की लाइफ में जब वो 10th क्रॉस कर लेता है तो कई स्टेजेस आती है, जैसे 12th आ गई, फिर उसके बाद जब वो जेई की प्रिपरेशन करता है, फिर उसके बाद जब वो कॉलेज स्टार्ट करता है तो उसे कौन सा कॉलेज चूज करना है। तो इस तरह से उसके लाइफ में कई सारी स्टेजेस आती है जहाँ पे उसको बार बार कंफ्यूजन होती है कि मुझे क्या स्टेप लेना चाहिए। तो एक स्टूडेंट है जिसने अभी 12th पास की है, अब क्या उसे जेई प्रिपेयर करने के लिए 1 साल का ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? देखिए, आप जो बच्चे की बात कर रहे हैं कि जेई वाले एस्पिरेंट को ड्रॉप लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, एग्जैक्टली आपका क्वेश्चन। यस यस। देखिए, जेई वाले बच्चे को ड्रॉप लेना चाहिए तब जब उसे लग रहा है कि उसने इस बार अपने 90% एफर्ट डाले थे, उसे 10% और एफर्ट डालने और वो कर लेगा, लेकिन वो कैलकुलेशन पे ड्रॉप ले। पता चल रहा है एक बच्चा है जिसकी 11th 12th के साथ में प्रिपरेशन बिल्कुल नहीं हुई है और वो ड्रॉप में सोच रहा है कि मैं ड्रॉप के अंदर, मैं जनरल कैंडिडेट की अगर बात करूं कि मैं 100 से ऊपर नंबर लेकर के आ जाऊंगा, अगर उसमें कॉन्फिडेंस है तब तो उसका ड्रॉप समवेयर वर्थ इट है। वरना आपने अगर 300 में से आपके 50-60 नंबर ही आ रहे हैं तो आपका ड्रॉप कोई सेंस नहीं रहता। अगर आपकी 80% भी बन गई तो आपको मिलने वाला तो कुछ है ही नहीं ना। उस कंडीशन में आपको अपना ईयर बिल्कुल भी वेस्ट करना ही नहीं चाहिए। और मैं हर बच्चे को बोलता हूं, ड्रॉप बहुत कैलकुलेशन के साथ लेना चाहिए, हवा में ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। ऑलमोस्ट स्टूडेंट ड्रॉप्स हवा में ले रहे होते हैं विदाउट हैविंग अ कैलकुलेशन। वो इस बात को ध्यान ही नहीं रख रहे कि पता चल रहा है कि उनके फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर माइनस में मार्क्स आ रहे हैं और वो ड्रॉप लेकर के बैठ गए। पता चल रहा है नेक्स्ट टाइम पे वो आकर के इस बात से खुश हो रहे हैं, मेरी पहले 40 परसेंटाइल आई थी, अब मेरी 70 परसेंटाइल आ रही है। बात अब आपको 70 परसेंटाइल में मिल कुछ रहा है क्या? तो जवाब है नहीं। तो हमें उस कंडीशन के अंदर ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। मैंने भी अपने करियर में है ना 12th पास करने के बाद 1 साल का ड्रॉप लिया था और ओनली 9 नंबर से मैं रह गया था और जेई मेंस मेरा क्रैक होते होते जस्ट कट ऑफ से 9 नंबर कम आए थे मेरे।
उसके बाद तो है ना, मतलब मैं पूरा एक अंदर से एकदम ब्रेक हो चुका था और मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा था कि यार अब मैं करूँ तो करूँ क्या, क्योंकि मैंने 1 साल का गैप भी ले लिया, फैमिली का पैसा भी लगाया, कोचिंग में भी काफी महंगी कोचिंग्स होती है ना। तो ऐसी कंडीशन में एक स्टूडेंट को अपने आप को कैसे संभालना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये बात समझने की जरूरत है कि आज के टाइम पर ना सिर्फ जेई से आपका कुछ होगा, ये बहुत बड़ा मिथ है। आपके पास अगर पोटेंशियल है, आपके पास क्लियर डायरेक्शन है, तो इंजीनियरिंग आपको एक डिग्री दे रही है, लेकिन एक स्किल सेट आप कहीं से भी सीख सकते हो ना। अगर आपको लग रहा है कि आपकी इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन अच्छी नहीं चल रही है, पहले आइडेंटिफाई करो कि आप इंजीनियर बनना चाहते हो और क्यों बनना चाहते हो। आप भीड़ में मत भागो कि मेरे को सबको सीएस इंजीनियर बनना है। क्या हर इंजीनियर सक्सेसफुल है क्या? एन आंसर इज नो। क्या हर सीएस इंजीनियर सक्सेसफुल है? तो पहले ये देखो, आइडेंटिफाई करो कि मुझे इंजीनियरिंग क्यों करनी है और उसके बाद में मुझे कौन कौन से स्किल सेट उसमें सीखने हैं। अगर आपने स्किल सेट सीख लिए तो ये मैटर नहीं करता है कि आप आईआईटी में हो, एनआईटीज में हो, ट्रिपल आईटीज में, या आप किसी अच्छे प्राइवेट कॉलेज में। अब जब मैं प्राइवेट कॉलेज की बात करूं तो मैं बात करूं अच्छे प्राइवेट कॉलेज की। अब अच्छा, ऑलमोस्ट लोग बिल्डिंग से अच्छे को देख रहे हैं, वो जाके देख रहे हैं। मैं अगर जयपुर के कुछ कॉलेजेस की बात करूं कि हमारे कॉलेज में कैफेटेरिया है, हमारे कॉलेज में अच्छा डोमिनोज है, इसलिए हम वहां जा रहे हैं। नहीं, ये क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। मतलब अगर कोई मुझसे पूछे तो जयपुर में हार्डली 2 या 3 अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज है। तो आप पहले ये देखो, जब आप प्राइवेट कॉलेज की तरफ जा रहे हो तो आपका सिटी प्रेफरेंस होना चाहिए, ठीक है, कि आप रेडी होनी चाहिए मूव करने के लिए कि अगर मुझे जयपुर के जो जो अगर मैं जयपुर के 2-3 कॉलेजेस की बात करूं, वहां पे कट ऑफ का बहुत हाई कंपटीशन है, लेकिन किसी बच्चे की थोड़ी बहुत कम रह गई परसेंटेज, इसका मतलब वो वीक तो नहीं है। उस कंडीशन में उसे एक अच्छा कॉलेज चूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जहां पर डिग्री से ज्यादा स्किल पे फोकस कराया जाए, क्योंकि आज का टाइम स्किल सेट का है। आपको डिग्री, स्किल और प्रोफेशन तीनों मर्ज करके चलने हैं, तो आप सक्सेसफुल होने वाले हो। अगर आपने बोला मेरे पास सिर्फ स्किल है तो भी काम नहीं चलने वाला, आपने बोला मेरे पास सिर्फ डिग्री है तो भी काम नहीं होने वाला। आपको दोनों साइमल्टेनियसली लेके चलने पड़ेंगे, डिग्री विद स्किल्स, तो आप सक्सेस हो सकते हो। नाइस। काफी सारे स्टूडेंट्स है ना, वो अभी जब 1 साल ड्रॉप देते हैं तो वो इस चीज में कंफ्यूजन रहता है उनका कि उनको ऑनलाइन कोर्स करना चाहिए, ऑफलाइन जाके कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए। देखो, जब आप ऑनलाइन की बात कर रहे हो और ऑफलाइन की बात कर रहे हो, देखो बट ऑब्वियसली बात है कि ऑफलाइन की जब हम बात करें तो ऑफलाइन आपको एक, बिकॉज कंपटीशन की प्रिपरेशन इज समथिंग कि आपको आपको एनवायरनमेंट कॉम्पिटिटिव फील आना चाहिए। तो जब आप वहां कोचिंग में जा रहे हो, आप 10 जनों से मिल रहे हो, आपको बाकी लोग क्या कर रही है एनालाइज हो रहा है, तो कंपटीशन आप में अंदर से क्रिएट होता है। तो ऑफलाइन बेस्ट है, लेकिन ऑनलाइन भी बेस्ट है उन बच्चों के लिए जिनको पता है कि मेरे को डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि एक इंस्टाग्राम का नोटिफिकेशन आया और वो 2-3 किलोमीटर स्क्रॉल कर रहे हैं। ऐसे बच्चे के लिए तो ऑफलाइन बिल्कुल भी बना ही नहीं है, जिसका सेल्फ कंट्रोल नहीं है। लेकिन अगर आपका सेल्फ कंट्रोल है तो आप बेस्ट टीचर्स ऑनलाइन कम रेट्स में अप्रोच कर सकते हो उन तक। तो उस सिनेरियो में वो बहुत बेस्ट है। अगर आपका बजट समवेयर वीक कम है, आपको लग रहा है कि मैं डिस्ट्रैक्शन मेरे साथ नहीं होंगे और मेरा खुद का स्ट्रांग गोल है, इन दैट कंडीशन आप ऑफलाइन सेंटर के ऊपर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो और कोर्स पूरा ऑनलाइन से ले लो, डेफिनेटली आपका निकल जाएगा। अगर मैं मेरी बात करूं तो मैंने आज तक जितनी भी पढ़ाई करी है वो सिर्फ ऑनलाइन मोड पे करी है। मैंने ऑफलाइन अगर किसी सेंटर में फीस जमा भी करा दी ना, तो वो सब मैं टेस्ट देने के लिए जाता था। मैंने आज तक एक भी पढ़ाई ऑफलाइन सेंटर पे करी नहीं है, मैंने सारी पढ़ाई ऑनलाइन करी, या तो सेल्फ पेस्ड लर्निंग पे या ऑनलाइन। तो ऑनलाइन उन लोगों के लिए बहुत बेस्ट है जो लाइफ में खुद से ग्रो करना चाहते हैं। आप थोड़ा आइडिया दे सकते हैं किसी भी स्टूडेंट को कि अगर वो ऑनलाइन स्पेंड करना चाहता है कोचिंग पे और ऑफलाइन स्पेंड करना चाहता है कोचिंग पे, तो उसको कितना एटलीस्ट बजट माइंड में रखना चाहिए उस चीज के लिए? सर देखिए, ऑनलाइन बजट या ऑफलाइन बजट की जब आप बात कर रहे हो तो आज के टाइम पर हर कोचिंग, मतलब सबसे बड़ी तो प्रॉब्लम ही यही है ना कि कोचिंग वाले ने बच्चों को बर्बाद कर रखा है। ये कोचिंग इंस्टीट्यूट का तो टारगेट ही यही है कि आप ज्यादा से ज्यादा फीस दो, और उनका टारगेट समवेयर यही है। अगर मैं जितने भी बड़े बड़े रेपुटेड कोचिंग्स की बात करूं, जितने भी हों, XYZ जो भी है, मैं स्पेसिफिकली किसका नाम नहीं ले सकता, लेकिन उनका उनका बिजनेस मॉडल ही यही चल रहा है कि आप ड्रॉप करो, वो बच्चों को इस तरह से, एक्चुअली मार्केट में ना कंसल्टेंट बैठे हैं, सेल्समैन बैठे हैं, वो बच्चे को 40-50 परसेंटेज वाले बच्चे को ये कॉन्फिडेंस दे रहे हैं कि आप इस साल तैयारी करो और आपकी 98 परसेंटेज आ जाएगी। आप उसे गैप बताओ भैया
कि आपकी 48 परसेंटाइल लाने के लिए आपको 20 नंबर लगे थे, लेकिन आपको 98 लाने के लिए आपके 200 नंबर लगेंगे। इतना बड़ा गैप है। और एक्चुअली बच्चे इस कैलकुलेशन को समझे बिना ड्रॉप ले रहे हैं। तो सर जब आप बात कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि हम जिस भी इंस्टीट्यूट के साथ जा रहे हैं उसकी स्ट्रेटेजी क्या है। एंड द सेकंड वन, बजट की जब आप बात कर रहे हो तो हाँ, आज के टाइम पे जो मार्केट में रेट चल रहा है वो 1 लाख से 1.5 लाख रुपए तो है एक डिसेंट कॉलेज, डिसेंट इंस्टीट्यूट का। अगर आपका बजट का कोई प्रॉब्लम है तो आप ऑफलाइन ले लो। थैंक्स टू अलग सर, मैं उनका ओपनली नाम ले सकता हूँ। एक अच्छा उन्होंने कुछ किया है बच्चों के लिए। तो अलग सर जैसे टीचर जब तक हैं मार्केट में, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। कई स्टूडेंट्स अब ऑनलाइन कोर्स वगैरह करते हैं, तो कोर्स करते करते भटक जाते हैं सोशल मीडिया पे। उनका ध्यान चला जाता है यूट्यूब पर, वो गए थे अपना मैथ्स का वीडियो देखने, किसी चैप्टर का वीडियो देखने, लेकिन देखने लग जाते हैं कुछ और। देखिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है आज के टाइम पर ना, हमारे को एकदम काइंड ऑफ नोटिफिकेशन देने लग गया है ब्रेन। याद आता है एकदम से, अरे मुझे वो भी तो करना था, मुझे वो भी तो करना था। ऑलमोस्ट बच्चे इस सिनेरियो में, रीजन पता है क्या है, वो भटक क्यों रहे हैं? हमारा अटेंशन स्पैन आज के टाइम पे बिल्कुल कम से कम होता जा रहा है। आप एक बात देखिए, आप इंस्टाग्राम खोल रहे हैं, आपने एक रील देखी वो खाने की आ रही है, अगली रील डांस की, उससे अगली रील कॉमेडी, उससे अगली रील कोई गाने की आ रही। आपका अटेंशन स्पैन कितनी सी देर में शिफ्ट हो रहा है, हर 3 मिनट में। अब ऐसे में जब आप ऑनलाइन कोर्स करते टाइम आप अपने YouTube पे कुछ और वीडियोस कंज्यूम कर रहे हो, तो आपका पढ़ाई पे अटेंशन आ ही नहीं सकता है। तो अटेंशन स्पैन लाने के लिए ना, हमें सबसे ज्यादा ये बात देखना जरूरी है कि हम स्क्रीन पे क्या देख रहे हैं और क्यों देख रहे हैं। वरना हम अपने अटेंशन स्पैन को ऑनलाइन कोचिंग में इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आप सेट कर पाए। ठीक है, तो हम वापस से टॉपिक पे जाते हैं। तो हम बात कर रहे थे एक स्टूडेंट को जब वो 12th पास कर लेता है, कॉलेज चूज करता है, तो उसे किस तरह का कॉलेज चूज करना चाहिए? क्या उसे कोई बड़ा आईआईटी, मतलब बड़े कॉलेज में लोअर ब्रांच, या किसी छोटे कॉलेज में हायर ब्रांच, क्या चीज चूज करनी आप चाहिए? पूछना चाह रहे हैं कि बच्चे को कॉलेज वर्सेस ब्रांच क्या प्रायोरिटी देनी चाहिए? एग्जैक्टली। तो मैं बच्चों को बताना चाहूंगा, कॉलेज वर्सेस ब्रांच में आपको, अगेन मैंने बोला ना, आपको ये सोचना जरूरी है कि मुझे बनना क्या है। कॉलेज का टैग मैटर नहीं करेगा, क्योंकि कॉलेज का टैग आपको एंट्री लेवल पे मैटर कर सकता है कि आप आईआईटी बॉम्बे से पढ़े हुए हो, लेकिन आपने जो कोर्स किया है, सपोज मुझे बनना है सीएस इंजीनियर और मैं आईआईटी बॉम्बे के टैग के चलते वहां से मेटलर्जी में इंजीनियरिंग कर रहा हूं, तो क्या वो जो टैग है, वो टैग मुझे जब मैं एंट्री कर रहा हूं किसी कंपनी में, आईआईटी बॉम्बे का टैग मुझे वहां हेल्प कर सकता है। लेकिन लाइफ में ग्रो करने के लिए तो मेरी वर्क परफॉर्मेंस मैटर करेगी, और वर्क परफॉर्मेंस तब तक नहीं आ सकती जब तक मैं उस ब्रांच को एंजॉय नहीं कर रहा हूं। तो बच्चे को मेरा यही कहना है कि आपको हमेशा अपनी ब्रांच को प्रायोरिटी देनी चाहिए, ना कि कॉलेज स्टेटस को। कॉलेज स्टेटस स्टार्टिंग में रोल प्ले करता है, बाद में आपका जो भी आपका परफॉर्मेंस इन अ कंपनी है और आपके एंटरप्रेन्योर जर्नी में भी, कि आपका परफॉर्मेंस क्या है ना, वो ही मैटर करने वाला है। आपका कॉलेज टैग उस टाइम पर बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है। आईआईटी, एनआईटी और प्राइवेट कॉलेजेस में से किस चीज को पहले प्रायोरिटी देनी चाहिए? अगर आपको आईआईटी में एक अच्छी ब्रांच मिल रही है, मान लेते हैं अब आपको आईआईटी कोई ऐसी मिल रही है जिस स्टेट में आपको जाना ही नहीं, तो उस कंडीशन में आप एनआईटी को प्रायोरिटी दे दीजिए। लेकिन अगर पता चल रहा है कि आपको उस आईआईटी एनआईटी के अंदर आपको कोई ऐसे एनआईटी मिल रही है जिसके अंदर कोर्स बिल्कुल अच्छा नहीं है और आप अफोर्ड कर सकते हो, इन दैट सिनेरियो आज न्यू एज कोर्सेज के लिए बहुत बेस्ट कॉलेजेस आ चुके हैं। तो आपको कम परसेंटाइल के ऊपर, स्पेशली जो बच्चे 90 से 95 के अंदर है, वो एक लोअर लेवल ऑफ एनआईटी में जाए। उससे अच्छा मुझे लगता है कि उन्हें वो न्यू एज कोर्सेज जो कराने वाली जो लीडिंग कॉलेजेस अभी हैं, वहां प्राइवेट कॉलेजेस में जाना चाहिए। बिकॉज आज तो ये भी नहीं रहा है कि प्राइवेट कॉलेज के अंदर फीस लगती है, गवर्नमेंट में नहीं लगती। तो दिस इज नॉट हैपेंस नाउ। आज एनआईटी में भी 10-12 लाख का खर्चा आ रहा है, प्राइवेट कॉलेज में भी। तो उस कंडीशन में आप प्राइवेट कॉलेज के साथ आपको जाना चाहिए। विनय सर, मैंने काफी सारे कॉलेजेस देखे हैं, तो मतलब बड़े कॉलेजेस रहते हैं, जैसे आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास का नाम काफी ज्यादा सुना है। तो क्या ऐसे कॉलेजेस में ये श्योरिटी रहती है कि आपको बड़ा पैकेज मिलेगा ही मिलेगा? देखिए शुभम सर, अगर आप अभी का रिसेंट का सिनेरियो देखेंगे,
आईआईटी बॉम्बे के नाम से पैकेज नहीं मिल रहा है, ये बात समझनी चाहिए बच्चों को। आईआईटी बॉम्बे वाले बच्चों को भी 4 लाख 3 लाख के पैकेज, 10 से 12 बच्चे इस साल की रिपोर्ट में भी ऐसे हैं जिनको 4-4 लाख का पैकेज मिला है, वो आईआईटी बॉम्बे से। तो आईआईटी बॉम्बे के टैग आपको पैकेज नहीं दिला रहा है, आईआईटी बॉम्बे का जो आपने वहां जाके जो सीखा है ना, वो टैग दिला रहा है, वो आपको पैकेज दिला रहा है। तो अगर आपने एक छोटे लेवल ऑफ कॉलेज से किया है, वो आईआईटी बॉम्बे जितना बड़ा कॉलेज नहीं है, लेकिन अगर आपके पास स्किल सेट है ना, तो स्किल सेट आपको पैकेज दिला रहा है, ना कि आपका कॉलेज टैग पैसे दिला रहा है। तो पैकेज की जब हम बात कर रहे हैं ना, तो कंपनी में आपको अल्टीमेटली परफॉर्मेंस देना है। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला कि कॉलेज का टैग आपको सिर्फ एंट्री लेवल पे हेल्प कर सकता है, लेकिन बाद में आपकी परफॉर्मेंस मदद करेगी, और परफॉर्मेंस तब कर पाओगे जब आपके पास स्किल होगी। तो आईआईटी बॉम्बे में, या मैं बात करूं बड़े आईएम्स में, तो क्या हर आईएम का पैकेज कोई करोड़ों का थोड़ी लग रहा है। ऑलमोस्ट आईएम्स का एवरेज पैकेज आज के टाइम 8 से 10 लाख रुपए, और बेंगलोर जैसी सिटी में 8 से 10 लाख रुपए होने का मतलब ये है कि आप दाल रोटी का खर्चा चला सकते हो सर। खर्चा पानी निकलेगा उसमें। आप अपने मतलब हो सकता है कि आप अपने घर वालों को फोन करके बोल रहे हो पापा 10,000 रुपए भेजना। हाँ। मैं खुद उस सिटी में हाँ, रहा हूँ, 3 साल मैंने बिताए, तो मैं इस चीज से बहुत आसानी से रिलेट कर सकता हूँ कि सर वहां पर किसी बच्चे का 1 लाख रुपीस का पैकेज होना, आपका 40 to 50,000 तो रेंट में ही चला गया है। हाँ, इजीली इजीली। और अगर गलती से वहां पे जाके आपने गर्लफ्रेंड बना ली, तो आप उसे एक दिन क्लब में नहीं ले जा सकते हो। तो आज के टाइम 10-12 लाख का पैकेज का कुछ मतलब ही नहीं है ना। एग्जैक्टली। तो हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि पैकेज आपको कॉलेज टैग नहीं, आपको स्किल सेट दिला रहा है। विनय सर, आपको भी ऐसा लगता है कि जो टॉप रैंकर्स रहते हैं ये आईआईटी में सीएससी ही परस्यू करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम? तो ये कंपलसरी है कि अगर टॉप रैंकर हुआ तो वो सीएससी ही चूज करेगा, और अगर ऐसा है तो क्यों? देखिए, एक्चुअली कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स की अगर मैं बात करूं, आज आपको हर बच्चा एक ही बात बोलता हुआ मिलेगा कि मुझे सीएस इंजीनियर बनना है, सीएस इंजीनियर बनना है। उसके पीछे का रोल है समवेयर ये मिथ होना कि सर, मैं बहुत सारे बच्चों से हर साल मिलता हूं, मैं उनसे पूछता हूं जब आपको ये कंप्यूटर साइंस इंजीनियर क्यों बनना है, तो उसका एक ही जवाब होता है, सर मुझे टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है, सर मुझे कंप्यूटर में मजा आता है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं सर, कि आज के टाइम पे ऐसा कौन सा काम है जहां पर आपका काम टेक्नोलॉजी के बिना चल रहा है? कोई भी एक काम बता दीजिए। आज उबर बाइक भी टेक्नोलॉजी के साथ चल रही है। तो बच्चों में ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि वो ये सोच रहे हैं कि जब भी अगर हम लोग टेक्नोलॉजी सीखना चाह रहे हैं तो टेक्नोलॉजी इज इक्विवेलेंट टू कंप्यूटर साइंस। नो, टेक्नोलॉजी आप सिविल में हो तो भी आपको टेक सीखना है, आपको कंप्यूटर फ्रेंडली होना है। आप इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, इलेक्ट्रिकल में हो, वॉट एवर फील्ड इट इज, आपको हर फील्ड के अंदर टेक्निकल होना ही होना है। तो आज ही सिर्फ कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड नहीं है। और बहुत सारे बच्चे ही बोल रहे हैं कि सर एआई बहुत ज्यादा इवॉल्व हो रही है, तो मुझे लगता है मुझे इस फील्ड में कंप्यूटर में जाऊंगा तो मुझे हेल्प होगी। तो एआई आज हर जगह पर है, वो सिविल इंजीनियर में है, मैकेनिकल में है, इलेक्ट्रिकल में, वो हर जगह को, हर एरिया को कवर कर रही है। तो ऐसा नहीं है कि हमें एक हाइप बना के रखनी चाहिए कंप्यूटर साइंस, और जितनों की ज्यादातर अभी जॉब जा रही है ना, वो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जो अभी सबसे ज्यादा सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की जॉब जा रही है। तो ऐसा नहीं है, और समवेयर मार्केट स्टेगनेंट होने लग गया है। और जब भी हम करियर में किसी कोर्स को सोच रहे हैं तो हमें सोचना है कि क्या उसकी जो ग्रोथ है वो अगले 20 साल होने वाली है या नहीं है। कम से कम नेक्स्ट 20 ईयर्स तक तो उसकी मार्केट में डिमांड है या नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है, और मुझे लगता नहीं, इसमें बहुत सारे रिसर्च हो चुके हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अकॉर्डिंग मैं बात करूं, इंजीनियरिंग वर्ल्ड के टॉप 5 करियर ऑप्शंस में की लिस्ट में, टॉप 5 छोड़िए, टॉप 20 की लिस्ट में नहीं आता। ना आपका इंजीनियरिंग आ रहा है, ना आपका डॉक्टर आ रहा है, लेकिन फिर भी सारे बच्चे कहां भाग रहे हैं? इंजीनियरिंग में। चैट जीपीटी से ना एक बार पूछा गया कि है ना, आने वाले टाइम में सबसे ज्यादा जॉब किस फील्ड के लोगों की जाने वाली है, तो उसका भी सबसे पहला आंसर यही था कि जो जितने भी मार्केट में सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स है ना, सबसे पहले इन्हीं की जॉब जाने वाली है। और यही वो लोग हैं जिन्होंने एआई को बनाया है, और एआई इनकी जॉब सबसे पहले खाने वाला है। देखिए, मैं आप इस पे अगेन आपकी एक बात बोलता हूं। आप बोल रहे हैं कि सर एआई सबकी जॉब खा जाएगा, तो ऐसा नहीं है। एआई उनकी जॉब खा जाएगा जो इनोवेटिव नहीं है, जो एआई के साथ अपने आप को इवॉल्व नहीं कर रहे हैं, वो एक सेट ऑफ स्किल्स को लेकर के बैठ गए हैं कि बस इसी की बेसिस पे काम करने वाला है। उनकी डेफिनेटली जॉब जाने वाली है, और ऑलमोस्ट की जा चुकी है। एग्जैक्टली, ऑलमोस्ट स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको बॉस का बहुत ज्यादा प्रेशर हो रहा है, इसीलिए तो ये सारे इंजीनियर। लेकिन इंडिया की एक बड़ी प्रॉब्लम क्या है, इंजीनियरिंग डिग्री से कुछ नहीं हो रहा, एक और डिग्री ले लो, अब एमबीए करने बैठ गए, एमबीए करने लगे।
सही दिस बात इज है, द मैंने देखा है काफी सारे स्टूडेंट्स को, लोगों को देखा है कि है ना, बीटेक कर लिया, बीटेक करने के बाद उनको कुछ नहीं मिल रहा, जॉब नहीं मिल रही, तो वो एमबीए परस्यू करने लग ये एक जाते नया हैं। ट्रेंड एक्चुअली इंडिया को बर्बाद ये काउंसलर नहीं कंसल्टेंट ने कर रखा है। इंडिया में काउंसलर्स की ज्यादा जरूरत है, लेकिन इंडिया में कंसल्टेंट बहुत है। तो एक कंसल्टेंट बच्चे को क्या कहने, क्योंकि उनको एक अगेन लग रहा है कि एक फिर दोबारा फीस देगा, दोबारा सेल्स कराएगा, उस बच्चे को दोबारा एमबीए पिच करा दो। तो ये इंडिया को बर्बाद करने के पीछे सबसे बड़ा रोल जो है वो कंसल्टेंट का है। एक और चीज है, जैसे अपन कंप्यूटर साइंस की बात कर रहे थे, तो किसी भी स्टूडेंट के लिए कंप्यूटर साइंस चूज करना उसकी लाइफ का बेस्ट मूव है, या उसको नीचे किसी भी ब्रांच में वो कंटिन्यू कर सकता है? अगेन मैंने बोला कि आपको ये बात पता होनी चाहिए कि मैं अपने आप को आने वाले 10 साल बाद कहाँ दिखता हूं, मुझे बनना क्या है। ब्रांच ब्रांच तो तब मैटर करेगी ना, मुझे ये देखना है, अगर मुझे माइनिंग में इंटरेस्ट है, मेरे को माइनिंग के बिजनेस में जाना है, तो मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग क्यों कर रहा हूं भाई। मुझे ये समझना जरूरी है कि मेरे को बनना क्या है, मुझे किस फील्ड को सर्व करना है, ना कि ये देखना है कि मार्केट में कंप्यूटर साइंस की डिमांड है। ऐसा थोड़ी कंप्यूटर साइंस वाले ही सब पैसा कमा रहे हैं। कमा कमा केमिकल इंजीनियर भी रहा है, कमा इलेक्ट्रिकल भी रहा है, कमा मैकेनिकल भी रहा है, कमा सिविल भी रहा है। मैटर इज कि मैं क्या हूं, मुझे कौन सी पसंद आ रही है। अगर आप उस फील्ड में एंजॉय कर रहे हो, आपको फुलफिलमेंट मिल रहा है, तो ग्रोथ तो 100% बाय प्रोडक्ट है। विनय सर, जब आप एआई की बात करते हो, मतलब ऑलवेज इनोवेटिव, तो इसका एक्चुअली में मीन क्या है? देखो, ऑलवेज इनोवेटिव का मतलब यह है कि आपको इनोवेशन फेज में रहना पड़ेगा। आप फर्स्ट मूवर गेम बहुत बड़ी चीज है। जैसे मैं आपको बताता हूं, पहले जब इंटरनेट आया, जिसने फर्स्ट मूव किया वो आगे बढ़ गया। उसके बाद यूट्यूब आया, यूट्यूब में जिसने फर्स्ट मूव किया वो आगे बढ़ गया। अब ऐसे जब एआई आ रहा है, अगर आपने फर्स्ट मूव किया है तो आप बिलियनियर बन जाओगे। आप किसी भी चीज को पूरी तरह से आने के बाद, एक्सप्लोर करने के बाद ट्राई एंड टेस्ट करोगे, तब तक कुछ नया आ जाएगा। तो इनोवेटिव होने का मतलब क्या है? ऑलवेज इनोवेटिव, रोज होना है इनोवेटिव। और अगर आप ऑलवेज इनोवेशन फेज में हो तो आप कर पाओगे। आप देखिए ना केस स्टडी, नोकिया और सैमसंग में क्या था? सैमसंग चल पा रहा है, नोकिया मार्केट से गायब हो गया। कितना बड़ा मार्केट कैप था, रीजन क्या था? इनोवेशन को नहीं कैप किया। तो हमने देखा कितने बड़े बड़े स्टार्टअप फेल हो गए हैं जब उन्होंने इनोवेशन को साथ में कैप नहीं रखा। तो इनोवेटिव रहना बहुत जरूरी है आज के टाइम पे। जब मैं ऑलवेज इनोवेटिव की बात कह रहा हूं, तो इट्स नॉट लिमिटेड विद एआई। तो जो जो न्यू एज टेक्नोलॉजीज आ रही है, जो भी नया चेंज हो रहा है, इट्स हैपनिंग इन योर सोसाइटी टू, अपार्ट फ्रॉम टेक्नोलॉजी। तो भी हमें सीखने की जरूरत है कि अगर सोसाइटी में कोई चेंज हो रहा है, सोसाइटी की कोई थॉट प्रोसेस में चेंज हो रहा है, हमें अडेप्ट करना पड़ेगा। अगर हम पुरानी चीजों के साथ स्टिक रहे, और अगर मैं कहूं कि हम लोग रिजिड रहे, तो लाइफ में हम ग्रो नहीं कर पाएंगे। ग्रो होने के लिए हमें ऑलवेज अडेप्टेबल होना पड़ेगा। सर, हमने कंप्यूटर साइंस में तो बहुत सारी बातें कर ली। आप स्टूडेंट्स को एक ऐसी जेन्युइन टिप्स देना पसंद करोगे जो उनके करियर काउंसलिंग में उनकी बहुत ज्यादा मदद करे? करियर काउंसलिंग में जेन्युइन टिप तो सर कहना नहीं चाहिए, मैं बायस्ड हो रहा हूँ। करियर सूत्रा पढ़ लेनी चाहिए। पिज्जा से कम की कॉस्टिंग पर मैंने उसे लिखा है, और आप ट्रस्ट करेंगे उसमें मेरी जीरो रॉयल्टी है। उस बुक को मैंने पूरी तरह से उन सोसाइटी के लिए दिया है। या तो आप किसी काउंसलर से मिलें, बिकॉज लाइफ में एक बार काउंसलिंग बहुत ज्यादा जरूरी होती है। वो 10 से 20 हजार रुपए का खर्चा आपकी लाइफ को लाखों करोड़ों खराब होने से बचा सकता है। तो आपके लाइफ की बहुत बड़ी कॉस्ट है किसी भी चीज की। तो टिप ये है कि आप एक बार करियर काउंसलिंग ले लीजिए। और इंडिया में जो घर में रिश्तेदार जो रायचंद है, रायचंद की राय नहीं लेकर के आप उस एक्सपर्ट की राय लें जो उस फील्ड का एक्सपर्ट है। मैं यहाँ पे टीचर्स की भी राय लेने के लिए मना करूंगा, बिकॉज टीचर्स भी लिमिटेड है अपने कमरे के एरिया तक। वो 4 या 5 कोर्स जा रहे हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि इंडिया में आप और मैं जितनी देर में पॉडकास्ट शूट करें, इतनी देर में एक नया करियर ऑप्शन क्रिएट हो रहा है। तो इस तेजी से वर्ल्ड अभी इवॉल्व हो रहा है। तो आज से 3 साल पहले जो करियर अच्छा था, वो जरूरी नहीं है आज उसकी कोई इंपॉर्टेंस या रिलेवेंस एग्जिस्ट कर रही है। एंड इसके अलावा जैसे कॉलेजेस में जो भी लोग एंट्री करते हैं, आईआईटीज में एंट्री करते हैं, तो जैसे वो छोटे कॉलेज में करे या बड़े कॉलेज में करे, तो क्या इस चीज से फर्क 5 साल बाद क्या उसके आईआईटी कॉलेज से फर्क पड़ता है उसके करियर पे? देखिए सर, कहीं ना कहीं आईआईटी कॉलेज से फर्क इसलिए पड़ रहा है क्योंकि आईआईटी कॉलेज में वो जाकर के वो स्किल सेट सीख पा रहा है। लेकिन हाँ,
ये कहना गलत होगा कि वो सिर्फ आईआईटी के टैग की वजह से, आईआईटी में जाने के बाद अगर वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करके लर्निंग्स कर रहा है तो वो सक्सेसफुल हो रहा है। अदरवाइज हर आईआईटी के अंदर बंदा सक्सेसफुल है ऐसा नहीं है। ऑलमोस्ट आईआईटीज का हाल ये है कि अभी एवरेज 6 से 7 लाख पर कहीं फ्लोट कर रहे हैं। तो बहुत सारे बच्चे हैं जहां पे 6, 7, 8 लाख रुपए के पैकेज लग रहे हैं, और वो लग भी रहे हैं तो उनके कोर फील्ड में नहीं लग करके उनको मार्केटिंग या सेल्स की जॉब मिल रही है। तो आईआईटी का या किसी कॉलेज का टैग नहीं मैटर कर रहा है, उस जगह अगेन स्किल सेट मैटर कर रहा है आपका। ओके। तो एंड जैसे काफी सारे स्टूडेंट्स है ना, ऐसा लगता है कि वो आईआईटी करने के बाद वो कोई भी जॉब वगैरह ये सब चीजें ज्वाइन नहीं करेंगे, वो अपना बिजनेस या अपना स्टार्टअप बिल्ड करेंगे। तो क्या आईआईटी की डिग्री की वजह से उनके स्टार्टअप फंडिंग में भी कोई इफेक्ट आता है? देखिए सर, इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा जरूरत है कि स्कूलिंग लेवल से ही, पहले तो मैं बात करूं कि स्कूलिंग लेवल से जॉब एप्लीकेशन ना लिखवा करके इंटरव्यू कैसे लेना है सिखा दिया जाए। इंडिया को एंटरप्रेन्योर्स की जरूरत बहुत ज्यादा है रादर देन जॉब सीकिंग। सब लोग बाग एक्चुअली पेरेंट्स बच्चों को बड़ा होते के साथ ही भगवान इसकी नौकरी अच्छी लग जाए, इसके बजाय अब ये आशीर्वाद देना चालू करा जाए बच्चे को, भगवान ये बहुत सारे अच्छे नौकर रख पाए। तो बच्चे को एंटरप्रेन्योरशिप की बहुत जरूरत है अभी इंडिया के अंदर। तो मैं बोलूंगा कि मैं हर अपने अभी जितने भी पॉडकास्ट मेरे साथ इतने दिन हुए, मैं हर जगह एक ही बात बोल रहा हूँ, इंडिया नीड गुड एंटरप्रेन्योर। आप बच्चे को सिर्फ नौकरी के लिए तैयार मत कीजिए, इंडिया को एंटरप्रेन्योर्स की जरूरत है। इतनी पॉपुलेशन हमारे यहाँ बढ़ रही है, हम दो हमारे नौ की पॉलिसी आज भी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रही है इंडिया में। तो इस पॉपुलेशन के वॉल्यूम में इंडिया को एंटरप्रेन्योर्स की जरूरत है, नौकरों की नहीं, क्योंकि नौकरी का एक लिमिटेशन है, सर्विस सेक्टर का एक लिमिटेशन है। तो इंडिया ने जो अपने इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में जो प्राइमरी सेक्टर से डायरेक्टली छलांग मारी है टर्शरी सेक्टर पे, तो सेकेंडरी सेक्टर जो मिस हुआ है उसको अभी हमें एम्पावर करने की जरूरत है, तब तो हम इंडिया को विश्व गुरु बना सकेंगे। लेकिन अगर हम लोग ये नौकरियों के पीछे भागते रहे या सरकार के भरोसे बैठे रहे तो आप विश्व गुरु छोड़िए, इंडिया के लोग बाग खुद भी इंडिया पे ट्रस्ट करेंगे या नहीं करेंगे मुझे नहीं लगता। तो बहुत ज्यादा हमें जरूरत है कि हम अब नौकरियों का पीछा छोड़ करके थोड़ा अपनी जो स्किल सेट्स हैं उनको इनोवेट करके एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ मूव करें। कोई भी स्टूडेंट है ना, जैसे जो लोग एंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाहते हैं, तो इट्स अ गुड थिंग कि वो उनको अपनी स्किल्स के साथ साथ कुछ एक्सटर्नल स्किल्स भी इंप्रूव करनी पड़ती है। जैसे उनको सेल्स सीखना चाहिए, उनको कम्युनिकेशन सीखना चाहिए, उनको प्रेजेंटेशन देनी आनी चाहिए। जॉब करने वाले लोगों के लिए जरूरी नहीं कि ये सारी स्किल्स तुम्हारे सर अंदर जॉब होंगी। में भी तो जरूरत है ही ना। समवेयर जो सेल्स वाला बंदा है उसे सेल्स कब कर पाएगा जब वो तो उसे खुद को बेच पाएगा। तो अल्टीमेटली तो आप अगर एंटरप्रेन्योरशिप सीख कर के आ रहे हो तो आप तभी किसी के एंटरप्रेन्योरशिप में जाकर किसी, मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं जॉब के अगेंस्ट हूं, तभी आप वहां जाकर के अपना रोल प्ले कर पाओगे तब जब आप अपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी चीज को समझ पा रहे हो। अदरवाइज आप ये सोच रहे हो मुझे जाकर वहां बस सैलरी लेकर के आना और एक टाइम पास करना है, तो वो एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस चलने वाला है, उसके अंदर तो फिर आपकी लाइफ ऐसे ही चली जाने वाली है। तो सर बहुत ज्यादा जरूरत है बच्चे को अपने आप को इवॉल्व करने की, कम्युनिकेशन को सीखने की। रही बात अपने आप को प्रेजेंट करने की, यही असली पढ़ाई है। पढ़ाई का मतलब मार्क्स लाना नहीं है, पर्सनालिटी पर। मैं आज ऐसे इतने सारे बच्चों को देख रहा हूँ कि आईआईटी के टॉपर्स हैं, वो अभी रिसेंट में बहुत सारी चीजें सी वायरल हुई कि वो मतलब टॉप कर रहे हैं, लेकिन उनकी पर्सनालिटी, एक्चुअली प्रॉब्लम इज दैट कि वी ऑल आर टॉकिंग अबाउट आईक्यू लेवल, आईक्यू पे सब बात कर रहे हैं लेकिन एसक्यू पे कोई बात नहीं कर रहा। एसक्यू मतलब सोशल क्वेश्चन, और आज के टाइम पर इंडिया का लेवल धीरे धीरे सोशल क्वेश्चन के अंदर डाउन पे डाउन होता जा रहा है। हमें सोशल क्वेश्चन पे बात करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हाँ, मतलब मैंने भी अभी रिसेंटली देखा था, जेई स्टूडेंट्स का वीडियो वायरल हुआ था, तो वहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स है ना, मतलब उनका रिजल्ट बहुत अच्छा आया है, लेकिन जब सोसाइटी में वो सभी लोगों के साथ इंगेज, मतलब सभी लोगों के साथ डांस कर रहे हैं, तो वहाँ पे वो उनके साथ इंगेज नहीं हो पा रहे हैं। देखिए इसके अंदर शुभम सर अगेन कि बच्चों के आईक्यू पे हर पेरेंट्स काम करना चाह रहा है, लेकिन आईक्यू के अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है, जैसे एसक्यू सोशल क्वेश्चन, ईक्यू इमोशनल क्वेश्चन, एक्यू एडवर्सिटी क्वेश्चन, सीक्यू क्रिएटिव क्वेश्चन। तो बच्चे के आप सब इंटेलिजेंट क्वेश्चन पे कि वो मार्क्स कैसे लेके आ पा रहा है, मैथ्स कितनी अच्छी सॉल्व कर रहा है, उसके अलावा आपको ये भी देखने की जरूरत है वो सोशली कैसे बिहेव कर रहा है, वो सोशल क्रिएचर है या नहीं है।
क्योंकि अल्टीमेटली ह्यूमंस बीइंग्स आर सोशल क्रिएचर, उसे सोसाइटी से इंटरेक्ट करना है, वो अपने आईक्यू को यूज कहाँ करेगा, सोसाइटी में, तो उसे सोसाइटी से इंटरेक्ट करना आना चाहिए। इमोशनली वो इंटेलिजेंट होना चाहिए, इमोशनल क्वेश्चन उसका होना चाहिए, क्रिएटिविटी उसको आनी चाहिए, और उसे बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब एडवर्स कंडीशन आए, जब उसके उसके अगेंस्ट में कोई सिचुएशन क्रिएट हो, तो उसे कैसे रिएक्ट करना है, मतलब एडवर्सिटी क्वेश्चन, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट। विनय सर, काफी सारे स्टूडेंट के माइंड में ये मिथ होता है कि एक बार बस मैं बढ़िया रैंक पास कर लूं तो मेरी लाइफ सेट है। ये अगेन मिथ है। आपकी जर्नी तब से स्टार्ट हुई है। आईआईटी का पेपर इसलिए टफ नहीं रखा गया है कि वहां पर आपको वो फेल करना चाह रहे हैं, वो आपको ये बात सिखाना चाह रहे हैं कि अब आपको इस तरह की मेहनत के लिए तैयार रहना है, लाइफ टाइम आपको लर्निंग फेज में रहना है, तब आप जाकर के कहीं पर ग्रो कर सकते हो। आप सोच रहे हो बस मैंने एक बार जाकर के पेपर क्रैक कर लिया और बस हो जाएगा काम, तो वहां जाके आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किसी भी Exactly. करियर की बात है आज के टाइम। एग्जैक्टली अगर आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हो, आपको एआई करते जाना है। एग्जैक्टली, ऑलवेज अपने आप को- इनोवेटिव रहना है। आपको ऑलवेज इनोवेटिव करते जाना है, चाहे कोई सी भी फील्ड में हो, चाहे से आप टेक में हो, स्टडी कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग में हो, कंटेंट क्रिएशन में हो, डिजाइनिंग में हो, किसी भी फील्ड में हो, जब तक आप अपने आप को इनोवेटिव नहीं करोगे तो आप ऑटोमेटिकली सोसाइटी से पीछे रह बाहर हो जाओगे। जाओगे, बिल्कुल। तो इस पॉडकास्ट को रैप अप करने से पहले हम सर एक रैपिड फायर राउंड करते हैं, और उसके बाद हम थोड़ा सा आपके पर्सनल लाइफ के बारे में भी डिस्कस करेंगे। जी बिल्कुल। ओके, सो हमारा रैपिड फायर राउंड स्टार्ट होता है नाउ। आपको वन वर्ड में आंसर देना है। यू कैन से यस, नो और एनीथिंग, बट ओनली इन वन वर्ड। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। कॉलेज डिग्री फ्यूचर में ऑप्शनल हो जाएगी। नो, नॉट एट ऑल। डेली 10+ आवर्स पढ़ना जरूरी है। बहुत बड़ा मिथ है। कोचिंग कल्चर इंडिया में ओवरपेड और हाइप्ड है। यस। कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क। कंसिस्टेंसी। कंपैरिजन मोटिवेशन देता है या डिप्रेशन? हर केस में कंपैरिजन मोटिवेशन नहीं देता है। लेट स्टार्ट करने वाले भी क्या टॉप रैंक ला सकते हैं? यस बिल्कुल। कोचिंग इंडस्ट्री स्टूडेंट के फियर्स पे चलती है। वो स्टूडेंट को रखती फियर में। आईआईटी टेक ओवररेटेड हो चुका है। यस। क्या इंडिया का एजुकेशन सिस्टम आउटडेटेड है? कंप्लीटली यस। विनय सर, क्या आईआईटी के लिए प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स सच में आईआईटी के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, या बस उन्हें मार्केटिंग से सेल किया जाता है? ऑलमोस्ट बच्चे मार्केटिंग की वजह से ही ये भीड़ बढ़ रही है। ये 16 लाख बच्चे में से सब 5 से 6 लाख होंगे जो इंजीनियर बनना चाहते हैं, बाकी सब मार्केटिंग की वजह से वहां आए। रोनाल्डो और मेसी? सुनील छेत्री। और इसके बाद मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन रहेगा, आपकी शादी हो गई? नॉट नाउ। कितने बच्चे? बिना शादी के 8 बच्चों का बाप। 8 बच्चों का बाप। कैसे? मैंने 8 ऑर्फन स्टूडेंट्स को अडॉप्ट कर रखा है, और उनका पूरा जितना भी एक्सपेंस होता है वो मेरी ऑर्गेनाइजेशन की वजह से मैं बियर कर पा रहा हूँ। तो मैं बिना nice. शादी के, वैसे तो मैं बहुत सारे बच्चे मुझे मतलब मैं सबको अपना ही बच्चा मानता हूँ, चाहे वो बच्चा मुझसे 2 साल छोटा ही क्यों ना हो, लेकिन हाँ फिर भी मैंने 8 ऑर्फन्स बच्चों का एक रेस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले रखा है। एजुकेशन का वो मैं बियर करता हूँ, और कुछ का मैं पूरा कंप्लीट एक्सपेंस बियर करता हूँ। मतलब पूरा उनका रहने से लेके हाँ, जितना मैं कर सकता हूँ, एजुकेशन में जितना हाँ भी कर जितना सकते हैं। ठाकुर जी मुझे सपोर्ट करा दें, तो एजुकेशन तो पूरा कंप्लीट में दिखता ही दिखता हूँ। टोटल कितने बच्चों को मैनेज करते हैं सबका मिला के? आप Ideally? मतलब कितने बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ, हाँ, yes. मेंटर कर रहा हूँ, हर साल में अप्रोक्सीमेटली 10,000 से ज्यादा बच्चों को काउंसिल कर रहा हूँ रेगुलर बेसिस पर, गवर्नमेंट, प्राइवेट, सीएसआर प्रोजेक्ट्स के थ्रू, जो तो अप्रोक्सीमेटली 10,000 बच्चों से हर साल में इंटरेक्ट कर रहा हूँ। अगर कोई भी स्टूडेंट आपसे कनेक्ट करना चाहता है तो वो आपसे किस तरह से कनेक्ट कर सकता है? वो या तो आप डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिएगा मेरे बारे में, या फिर वैगल माइंड्स को वो लोग सर्च कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, एंड विगल माइंड्स और मिरेकल एकेडमी जयपुर भी मेरा एक ऑफिस है, तो आप वहां पे मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। विनय सर, आपको आपकी लाइफ के किस मोमेंट पे लगा कि अब मुझे ना करियर काउंसलिंग ही करनी चाहिए, अब मुझे बच्चों की जिंदगी बदलनी है?
सर मुझे करियर काउंसलर बनना है, ये बात वैसे मैं बहुत टाइम से करियर काउंसलिंग बच्चों की कर रहा था। करियर काउंसलिंग नहीं बोलूंगा, मैं उन्हें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट में काउंसलिंग दे रहा था, क्योंकि मेरी लाइफ भी एक टीचर की वजह से ट्रांसफॉर्म हुई। मैं जब क्लास 5th के अंदर था तो मैं एक फैक्ट्री में जॉब करता था कंडक्ट पैक करने की, है ना। मतलब मैंने कभी जिंदगी में सोचा नहीं था कि मैं पढ़ाई भी कर पाऊंगा, क्योंकि आप इमेजिन करिए वो एक बच्चा जो कभी इंग्लिश में 10 में से 3 नंबर से ऊपर कभी आती नहीं, तो मतलब ऑलमोस्ट मैं फेल होता था क्लास के अंदर, मतलब मुझे कुछ भी याद नहीं होता था। लेकिन एक टीचर का मेरी जिंदगी में आना, तब मैं आज भी बहुत बहुत थैंक्स करता हूँ मेरी उस टीचर को, माय मैथ्स टीचर भारती माहेश्वरी। उनका जिंदगी में मेरे आना, मतलब अभी भी मतलब मेरे गूजबम्स आ रहे हैं, मतलब उनका लाइफ में एंटर होना और मुझे गाइड करना। ऐसा क्या मतलब हुआ था उस मूवमेंट सर में? मतलब मुझे आज भी याद है कि मैं, पता है आपको, मैं 4 मल्टीप्लाई 1000 करता था, मतलब 4 ऊपर 1000 नीचे, जबकि होना चाहिए 1000 ऊपर 4 नीचे। मेरी इस लेवल पर मैथ्स थी। और आप ट्रस्ट करेंगे, जब मैं क्लास 8 तक आया था तब मेरी परसेंटेज 96 है। वो बच्चा जो 50 से 96 में आया ना, वो एक मेंटर की वजह से पॉसिबल हो पाया है। और सिर्फ पढ़ाई के एस्पेक्ट में नहीं, उन्होंने मुझे मुझे इंसान बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। मतलब लाइफ में एथिक्स क्या होने चाहिए, लाइफ में आपको कैसे बिहेव करना चाहिए, वो एक टीचर ने मेरी जिंदगी बदल दी। उस टीचर ने, हो सकता है मेरे में कैपेबिलिटीज बाय बर्थ थी, लेकिन टीचर की डायरेक्शन, वो टीचर ने मेरे लिए काउंसलर का रोल प्ले किया। तो मुझे लगा कि मुझे भी बच्चों को, सिर्फ टीचर तक लिमिटेशन जब मैं रह रहा हूँ, सब्जेक्ट टीचर तक, तो मैं 100-200 बच्चों तक मिल पा रहा हूँ, तब मैंने डिसाइड किया कि नहीं, नाउ आई वांट कि मैं काउंसलिंग के अंदर एज एन प्रोफेशन जाऊं और मैं ज्यादा बच्चों को काउंसिल कर सकता हूं। टीचर में एक लिमिटेशन रहती है कि मैं जिस क्लास को पढ़ा रहा हूं उसमें 100-200 500 बच्चों तक मैं पहुंच पाता हूं। लेकिन मैं बीइंग अ काउंसलर बहुत सारी जगह ट्रेवल कर सकता हूं। जब मैं एक सब्जेक्ट पूरे साल नहीं पढ़ा रहा हूं, तो मैं हर 2 दिन के लिए अगर मैं एक बच्चे से मिलता हूं, तो 2 दिन की गाइडेंस भी एक बच्चे को एक ट्रैक दे सकती है। वो ट्रैक मतलब मेरी लाइफ में आया, इस वजह से मेरी लाइफ में मिरेकल हुआ। अगर आप मेरी एकेडमी का नाम देखेंगे मिरेकल, उसका नाम मिरेकल इसीलिए है क्योंकि मेरी लाइफ में मिरेकल है। मैं बता रहा हूँ ना, क्लास 8 तक मैं फैक्ट्री में जॉब करता था। कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं पढ़ाई कर पाऊंगा जिंदगी में। अभी मैं एमएससी कर चुका हूं और बहुत सारे एग्जाम्स वगैरह मैंने क्रैक किए। ये सब पॉसिबल हो पाया। आज मेरे पास 44 लोग जॉब करते हैं। मुझे लगता है कि तब मुझे लगता था कि मैं कहीं छोटू बन के ना रह जाऊं, कोई आवाज लगाए छोटू बर्तन माज दे। मतलब ये सब ठाकुर जी की ब्लेसिंग्स तो है ही है, लेकिन एक टीचर का रोल, एक मेंटर का रोल बहुत बड़ा है। एक मेंटर ने मेरी जिंदगी बदल दी। तो मुझे लगा कि मेरे को बच्चों को मेंटरिंग करनी चाहिए, क्योंकि जब मैं बच्चों को देखता हूं, मतलब बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, तो कैसे उन्हें रोका जाए। और हर बच्चा, मैंने बोला, यूनिक है, उसमें बहुत पोटेंशियल है। बस एक जना चाहिए जो उसके पोटेंशियल को पहचाने। ये बहुत जरूरी है। आज के ज़माने में ना कुछ टीचर केवल पैसों के लिए ही पढ़ा रहे हैं, वो एजुकेशन देने के लिए नहीं पढ़ा रहे। वो टीचर नहीं सर, वो यू कैन से कि वो एक, मतलब वो टीचर के नाम पे धब्बा है वो लोग। मतलब वो अगर बच्चों के, मतलब आप अपना फायदा करिए, उसमें कोई बुरी बात नहीं, लेकिन आपके फायदे में किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली। और बीइंग अ टीचर ना, आपके फायदे से पहले आपके बच्चे का फायदा उसमें छुपा होना चाहिए। फिर उसमें आप कमा रहे हो तो कमाने में कोई बुराई नहीं। मैं कभी नहीं बोलता कि टीचिंग प्रोफेशन को मतलब ऐसा होना चाहिए, टीचर हो तो आप पैसे नहीं लोगे, गुरु दक्षिणा फ्री में, नहीं, दक्षिणा वाला सीन नहीं होना चाहिए। लेकिन आपके फायदे से पहले आपके बच्चे का फायदा छुपाओ, वो एक बेस्ट टीचर है। नाइस। टीचर की पहली क्वालिटी मुझे लगता है वो होनी चाहिए। एज अ करियर काउंसलर सर, एक पर्सनल क्वेश्चन मेरा रहेगा कि आपकी लाइफ में वो कौन सा मोमेंट था जिसमें आपको सबसे लोएस्ट फील हुआ और आपने उसको कैसे ओवरकम किया? सर लोवेस्ट फील की बात तो करूँ तो मतलब ये ग्राफ लाइफ में चलता रहता है, अप डाउन हमेशा आएंगे। क्योंकि जो लोग कहते हैं वर्क लाइफ बैलेंस या आप एकदम सेट हो जाते हो, ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट मुझे नहीं लगता करती है। और लोवेस्ट फील जब जब मैं करता हूं ना, तो मैं अपनी अपनी स्पेशली बात करूं तो मैं आज से पुराने 15 साल वाले विनय को देख लेता हूं। तो तब मुझे देख करके लगता है कि अगर उस टाइम पर अगर इम्पॉसिबल नहीं सोचा होता तो आज पॉसिबल नहीं होता। तो हमेशा अपनी लाइफ के अंदर ना कुछ कुछ सिचुएशंस में ऐसा लगता है ये इम्पॉसिबल है,
लेकिन अगर लाइफ में आगे बढ़ना है ना, ऑलवेज लीव विद इम्पॉसिबल ड्रीम। अगर आप इम्पॉसिबल ड्रीम के साथ जी रहे हो ना, तो आप पॉसिबल कर लोगे। क्योंकि अगर आपने इम्पॉसिबल नहीं सोचा तो आप वो सोचोगे जो सिर्फ आपके अराउंड आपकी लिमिटेशंस रहेंगी। लेकिन अगर आपने इम्पॉसिबल सोच लिया ना, तो आप पॉसिबल कर लोगे। तो थिंक इम्पॉसिबल। तो जब भी लो फील करता हूं ना, पहले तो अपने 10-15 साल पुराने विनय से मिलता हूं कि वो कर सकता है तो ये भी, अब तो सब कुछ है। अगर वहां से यहां पहुंच सकता हूं तो मतलब बोला ना मैंने कि मैं हमेशा सेलिब्रेट करता हूं अपनी फेलियर को। मैं कभी नहीं डरता मैं फेल हो जाऊंगा, लेकिन मैं बिना करे फेल होने से बहुत मतलब मुझे नफरत है। मैं फेल होना और इम्पॉसिबल सोचना, ये मेरी डेली की हैबिट है कि मैं हमेशा वो सोचता हूं जो मेरे लिए इम्पॉसिबल है।